नमस्ते नमस्ते नमस्ते। होपफुली ऑल डूइंग ग्रेट गाइस अपन करेंगे आज कैपिटल गेन का डिटेल एंड कॉन्सेप्चुअल रिवीजन। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर इस रिवीजन के बाद आपको कैपिटल गेन जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बच्चा सबसे पहले जो कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन है ना, वो क्या कहता है कि देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ, क्या ट्रांसफर ऑफ किसका, कैपिटल असेट का। तो इसके ऊपर जो भी अपन को प्रॉफिट्स एंड गेन्स आ रहा है ना, वो कहा कैपिटल गेन हेड के अंदर अपन को क्या करना है, चार्ज करना है। एंड इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। अब मेरी बात समझो, जो भी गेन्स और प्रॉफिट आ रहे हैं फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ क्या, कैपिटल असेट। अब आपको बताओ कैपिटल असेट क्या होता है। तो बच्चा कैपिटल असेट मतलब कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, दैट इज मूवेबल, इमूवेबल, टेंजेबल, इनटेंजेबल, सब तरीके की प्रॉपर्टी जो क्या एसएससी ने होल्ड कर रखी है, हेल्ड बाय एन एसएससी, वेदर और नॉट, भले वो उसके बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है, उसके प्रोफेशन से कनेक्टेड है या नहीं है, पर वो क्या है, एसएससी के लिए कैपिटल असेट है। पर इसके अंदर क्या है, चार एक्सक्लूजन है। दैट इज ये चार जो है ना, वो क्या है, कभी भी कैपिटल असेट नहीं माने जाएंगे। दैट इज पहला स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड को कभी भी अपन टैक्सेबल करेंगे, कहां पे टैक्स करेंगे, पीजीबीपी हेड के अंदर। तो सेकंड है मूवेबल पर्सनल असेट, मतलब के मूवेबल, दैट इज माय टीवी, माय फ्रिज, माय कार। अगर ये जो है ना, ये सारी चीजें एसएससी के लिए क्या है, मूवेबल पर्सनल असेट। बस इसके भी क्या है, थोड़े से एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन के भी एक्सक्लूजन, दैट इज दीज ऑल आर कैपिटल असेट। पहला है ज्वेलरी, दूसरा है ड्राइंग, तीसरा है पेंटिंग, चौथा है स्कल्पचर्स, पांचवा है आर्कोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये सारी सारी चीजें क्या है, एसएससी के लिए कैपिटल असेट कंसिडर करी जाएगी। अब तीसरी चीज जो कि एसएससी के लिए कैपिटल असेट नहीं कंसिडर करी जाएगी, वो क्या है, वो है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, वो एग्रीकल्चर लैंड जो रूरल एरिया के अंदर क्या है, सिचुएटेड है। अब आप ये पूछोगे कि रूरल एरिया क्या होता है, तो रूरल एरिया ना, रूरल एरिया वो एरिया है विच इज नॉट एन अर्बन एरिया। अब आप पूछोगे कि अर्बन एरिया क्या है, तो अर्बन एरिया की जो डेफिनेशन लॉ के अंदर, एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, वो समझो क्या है। ऐसी एरिया, ऐसा म्यूनिसिपल एरिया जिसकी की पॉपुलेशन क्या है, 10,000 है, वो क्या है, अर्बन एरिया। सेकेंड चीज, अब क्या करना है अपन को, जिसकी पॉपुलेशन, ऐसी म्यूनिसिपल एरिया जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, 10,000 से ऊपर है, पर कितनी है, 1 लाख तक ही है, 1 लाख तक ही है। एरियल डिस्टेंस नापेंगे उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो बाउंड्री है, जितना उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया है, वहां से एरियली अपन को 2 किलोमीटर देखना है। अपन को क्या देखना है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक का जो भी एरिया है ना, वो क्या है, अर्बन लैंड है। अब जब पॉपुलेशन आपकी 1 लाख से 10 लाख तक के बीच में है, पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख से 10 लाख तक के बीच के अंदर है, तो आपको जो म्यूनिसिपल एरिया है उसकी बाउंड्री से 6 किलोमीटर तक नापना है। कितना, 6 किलोमीटर तक नापना है। वो एरिया क्या है, अर्बन एरिया है। ये सारी जो डेफिनेशन है किसकी, अर्बन एरिया की। अब जब आपकी पॉपुलेशन क्या है, 10 लाख के ऊपर है, जब आपकी पॉपुलेशन क्या है, 10 लाख के ऊपर है, तो 10 लाख से ना, जो भी आपकी म्यूनिसिपल एरिया बाउंड्री का, जो भी म्यूनिसिपल एरिया की जो बाउंड्री है ना, वहां से 8 किलोमीटर एरियली अपन को देखना है। 8 किलोमीटर तक क्या है, अर्बन एरिया है। देयरफॉर रूरल एरिया क्या है, जो अर्बन एरिया नहीं है। इस एरिया के बाहर जितना भी एरिया है वो क्या है, रूरल एरिया है। इसके अंदर एग्रीकल्चर लैंड जो भी सिचुएटेड है वो क्या है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। क्लियर है ये। अब आती है चौथी चीज। तो चौथी चीज क्या है, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स। सरकार ने समय समय में बहुत सारे स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स इशू करे, वो भी एसएससी के लिए क्या है, कैपिटल असेट कंसिडर नहीं करे जाएंगे। आई होप चार चीजें क्लियर है। पहला है स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा है मूवेबल पर्सनल असेट, तीसरा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड, चौथा है स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स। ये चारों चीजें एसएससी के लिए कैपिटल असेट कंसिडर नहीं करे जाएंगे। देयरफॉर जो भी काइंड की प्रॉपर्टी एसएससी ने हेल्ड करी है वो क्या कंसिडर करी जाएगी, कैपिटल असेट। अब सेकंड क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये कौन है, फिरंगी लोग हैं। ये इंडिया के अंदर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिक्योरिटीज परचेज करते हैं। तो इन लोगों ने जो भी सिक्योरिटीज हेल्ड कर रखी किसके अंदर, इंडिया के अंदर, या जो भी इन लोगों ने सिक्योरिटीज हेल्ड करी है, उसको कैपिटल असेट कंसिडर करा जाएगा। होपफुली कैपिटल असेट क्लियर हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी। अब इसके क्या, ट्रांसफर पे जो भी आपको गेन्स और प्रॉफिट हो रहे हैं, इसके ट्रांसफर पे जो भी गेन्स और प्रॉफिट हो रहे हैं, वो क्या है, आपका कैपिटल गेन हेड के अंदर आएंगे। अब ट्रांसफर मतलब क्या है, जो आप लोगों को ट्रांसफर की डेफिनेशन पता है वो तो है ही, पर यहां पे क्या है, इंक्लूसिव डेफिनेशन गिवन है। ट्रांसफर इंक्लूड्स क्या, सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन।
अरे भैया सेल का मतलब तो नॉर्मल, एक्सचेंज का मतलब अपन बार्टर समझ सकते हैं। रेलिंक्विशमेंट ऑफ असेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, मतलब कि यू हैव राइट ओवर एन असेट एंड आप उसको क्या कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, आप उसको छोड़ रहे हो, अपना हक त्याग कर रहे हो। अब इसके बाद आता है कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ, सरकार के पास पावर होता है, क्या कहते हैं, कंपल्सरी किसी भी असेट को अक्वायर कर लेती है। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट टू स्टॉक इन ट्रेड, ये भी क्या, ये भी ट्रांसफर कंसिडर करा जाएगा। और इसके बाद है रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, और उसके बाद गिविंग पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका आप क्या दे रहे हो, पोजेशन दे रहे हो ऑन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कई बार क्या होता है, रजिस्ट्री पे आपको टोकन अमाउंट मिलता है या कोई आपको स्पेसिफाइड अमाउंट मिल जाता है, आप क्या कर रहे हो, उसी अमाउंट के बेसिस पे अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन परचेजर को, जो भी उस प्रॉपर्टी का बायर है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो। ये भी क्या कंसिडर करा गया है, ट्रांसफर कंसिडर करा गया है। आप परचेजर को प्रॉपर्टी का राइट दे रहे हो, प्रॉपर्टी को यूज करने का उसको हक दे रहे हो। समझा क्या, ये क्लियर हुआ। इसके बाद आता है लास्ट, दैट इज ट्रांजैक्शन विच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कई बार क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी कई सारे असेट्स होल्ड करके रखती है, उन असेट्स को यूज कौन करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स। अब कोई भी बंदा क्या कर रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन रहा है, ट्रस्ट का मेंबर बन रहा है, नाउ ही विल एंजॉय द राइट्स ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज हेल्ड बाय क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रस्ट। तो एक को ट्रांजेक्शन कर रहा है क्या, मेंबर बनने का, पर इससे उसके पास राइट आ रहा है क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का। हेंस इससे भी क्या, ट्रांसफर कंसिडर करा गया है। होपफुली क्लियर हुआ ये, क्या ट्रांसफर भी क्लियर हुआ, कैपिटल असेट भी क्लियर हुआ। अब एक बार लॉ को अपन पढ़ लेते हैं। एनी गेन्स और प्रॉफिट अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल असेट शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। अरे भाई जिस साल आप लोगों ने ट्रांसफर करा उसी साल इसको क्या करना है, कैपिटल गेन हेड के अंदर चार्ज करना है। भले ही आपको कंसिडरेशन अभी मिला है नहीं मिला है, भले ही आपको पैसे अभी मिले नहीं मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों ने ट्रांसफर करा, हेंस इसको कैपिटल गेन हेड के अंदर उसी टाइम चार्ज करो। क्लियर हुआ बच्चा चार्जिंग सेक्शन। चलो बेटा अब आते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट के ऊपर। अब टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करेगा जो आपका नेचर है, दैट इज नेचर ऑफ कैपिटल गेन क्या है, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल होएगा। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है एक डेट, दैट इज पहली डेट क्या है, 23 जुलाई 2024। अगर असेट का ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024 हुआ है, कौन सी डेट है, 23 जुलाई 2024। तो तीन टाइप के असेट्स है, दैट इज उन असेट्स के लिए क्या क्या टाइम है, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स। अगर असेट का ट्रांसफर आफ्टर 23 जुलाई 2024 हुआ है, तो देर उसके बाद है दो टाइप के असेट्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। अगेन क्या, अगर 23 जुलाई के बिफोर कोई ट्रांसफर हुआ है तो उसके लिए तीन टाइप के असेट है, 23 जुलाई आफ्टर के बाद कोई भी ट्रांसफर हो उसके लिए दो टाइप के असेट्स है। 23 जुलाई 2024 डेट है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब तीन टाइप के असेट्स कौन कौन से है, तो पहला आते हैं अपन बिफोर वाला डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर 23 जुलाई 2024 के पहले तीन टाइप के असेट है। अपन पहले टाइप के असेट आते हैं, टाइप ए असेट, वो क्या है, लिस्टेड शेयर्स, यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और जीरो कूपन बॉन्ड। अगेन चार टाइप के असेट कौन कौन से, लिस्टेड शेयर्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड जीरो कूपन बॉन्ड। इस टाइप ए के असेट को अगर एसएससी ने 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ही क्या करा है, होल्ड करा है, 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ही एसएससी ने होल्ड करा है, उसके बाद इसको ट्रांसफर कर लिया या उससे पहले ही उसको ट्रांसफर कर लिया, विद इन 12 मंथ्स ही एसएससी ने इनको ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है। अगर एसएससी ने इन्हीं असेट्स को, चार टाइप के असेट्स को 12 मंथ से ज्यादा के लिए होल्ड करा है, तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। 12 मंथ्स का क्राइटेरिया किसके लिए है, चार टाइप ए ऑफ असेट्स के लिए 12 मंथ्स का क्राइटेरिया है। अब सेकंड टाइप 2 असेट क्या है, अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इफ एसएससी ने 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ही इन दो टाइप के असेट्स को होल्ड करा है, तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है। अगर इन्हीं को मोर देन 24 मंथ्स के लिए होल्ड करा है, तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है। समझा क्या बच्चा। अब आता है थर्ड टाइप के असेट्स के लिए। थर्ड टाइप के असेट्स है एनी अदर असेट्स, किसी भी तरीके के असेट्स अगर एसएससी ने 36 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन तक इसको होल्ड करा है, 36 मंथ्स के पहले ही अगर एसएससी ने इनको ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है। अगर एसएससी ने 36 मंथ्स के बाद क्या करा है,
अगर ट्रांसफर करा है तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है। क्लियर हुआ? देयरफॉर जिस दिन से एसएससी ने अक्वायर करा है वहां से 12 मंथ्स का क्राइटेरिया देखना है 4 टाइप के लिए, वहां से 24 मंथ्स का क्राइटेरिया देखना है 2 टाइप के असेट्स के लिए, एनी अदर टाइप ऑफ असेट्स के लिए 36 मंथ्स का क्राइटेरिया देखना है। अगर एसएससी ने विद इन टाइम पीरियड के करा है तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है। एंड उनके अगर इनके बाद करा है तो क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है। अब आते हैं आफ्टर 23 जुलाई 2024 क्या है। आफ्टर 23 जुलाई 2024 क्या है, 2 टाइप के असेट्स है। टाइप ए असेट्स सेम टाइप के, दैट इज लिस्टेड शेयर्स, यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड जीरो कूपन बॉन्ड। अगर एसएससी ने इन असेट्स को 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन तक के ही होल्ड करा है, 12 मंथ से अंदर अंदर ही होल्ड करा है, तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है। इफ अगर एसएससी ने इनको मोर देन 12 मंथ्स के लिए होल्ड करा है तो वो क्या बन जाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। नाउ टाइप 2 असेट्स, इसके अंदर क्या है, सब टाइप के असेट्स ही कवर हो गए, दैट इज अनलिस्टेड शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी अदर सॉर्ट ऑफ असेट, एनी अदर असेट। देयरफॉर तीनों टाइप बी और टाइप सी दोनों असेट्स क्या है, आफ्टर 23 जुलाई कॉमन मर्ज कर दिए गए। देयरफॉर इनके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, अगर एसएससी ने अनलिस्टेड शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी और अदर एसेट्स को 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ही क्या करा है, होल्ड करा है। 24 मंथ्स ही अगर एसएससी ने क्या करा है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन इन 3 टाइप के एसेट्स को होल्ड करा है तो वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर 24 मंथ से ज्यादा होल्ड करा है तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। देयरफॉर असेट या तो शॉर्ट टर्म होएगा या लॉन्ग टर्म असेट होएगा, और इनके ट्रांसफर पे जो भी गेन आएगा वो इनके नेचर पे, इन असेट्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्लियर है बाबा ये चीज? अब बच्चा अपन कंप्यूट करते हैं क्या, कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन को ना जैसे अभी तक आप नॉर्मल प्रॉफिट कंप्यूट करते हो ना वैसे ही कंप्यूट करना है। दैट इज जितना भी अभी तक आपको पैसा मिला उसमें से वो पैसा मिलने के लिए आपने जितने एक्सपेंडिचर इनकर करे वो, उसके बाद क्या आता है, अपना नेट पैसा अपने पास इतना इतना आया, उसके अंदर से जो भी अपन ने असेट को अक्वायर करने के लिए कॉस्ट इनकर करी वो माइनस कर दो, जो भी अभी तक असेट के अंदर इंप्रूवमेंट करा है वो माइनस कर दो। देखो नेट अपन को गेन मिल जाएगा ना, वही है क्या, कैपिटल गेन कंप्यूट करने का तरीका। पहला क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो भी अभी तक अपन को पैसा मिला उसमें से पैसा मिलने के लिए जो जो अपन ने एक्सपेंडिचर इनकर करे, दैट इज एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, वो माइनस कर लो। इसके बाद आ जाएगा अपने पास नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी असेट को आपने परचेज करने के अंदर लगाई वो माइनस कर दो। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो भी अभी तक आप लोगों ने इंप्रूवमेंट करा वो माइनस कर दो। इसके बाद अपना आ जाएगा कैपिटल गेन आ जाएगा। इसके बाद समझा क्या, क्लियर हुआ क्या, क्या आएगा कैपिटल गेन। अब अपन आते हैं एक एक चीज को डिटेल में पढ़ने के लिए। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का अगर आपको अमाउंट गिवन है कि कैश के अंदर मिला है तो टेक दैट अमाउंट। अगर कैश के अंदर गिवन है तो आप एक मतलब कि वो ले लो। अगर आपको जो अमाउंट है वो कैश के अंदर नहीं गिवन है, अमाउंट ही नहीं गिवन है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही आप क्या कंसिडर कर लोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगेन क्या, अगर आपको जो अमाउंट है वो कैश के अंदर गिवन है, टेक दैट अमाउंट। अगर आपको अमाउंट कैश के अंदर नहीं गिवन है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही अपन को क्या कंसिडर करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब अब बच्चा मेरी बात समझो, कुछ स्पेसिफाइड काइंड्स ऑफ असेट के लिए सरकार को अलग से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताना पड़ा, क्योंकि क्या, डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे थे। पहला ऐसा सेक्शन है सेक्शन नंबर 50C, सेक्शन नंबर 50C जो कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताता है किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग। तो भैया ये क्या बताता है, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज अ कैपिटल असेट, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसकी तरह हेल्ड करी गई है, कैपिटल असेट के केस के अंदर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बता रहा है। क्या चीज बता रहा है, अगर जो प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हर जगह की अलग अलग होती है, सरकार डिसाइड करती है। अगर किसी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो एक्सीड कर रही है कंसिडरेशन को, अगेन क्या, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू असेस्ड बाय वैल्यूएशन अथॉरिटी इज मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, देन एसडीवी शैल बी टेकन एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर एचडीवी मोर देन इक्वल्स टू 110% ऑफ कंसिडरेशन है, उस केस के अंदर एचडीवी वुड बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। एग्जांपल के तौर के अंदर आप ये समझो, आपको जो कंसिडरेशन मिला वो कितना है, वो है 100, पर उस जगह की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो कितनी है, 120। तो आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है, 120, क्योंकि 110 का एक
क्योंकि 100 का 110% कितना हुआ, 110। क्या एचडीवी 120 110 के अंदर आ रही है, नहीं आ रही। वेयर सेकंड केस, जिधर आपका कंसिडरेशन कितना है 100, पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है 105 ही, तो 100 रुपए का 110% करेंगे, कितना हो गया 110। क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110 के अंदर आ रही है, यस सर। इस केस के अंदर आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है, 100 लेना है। क्लियर हुआ बच्चा ये पहला सेक्शन। अब बच्चा बात समझो, कई बार क्या होता है, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सरकार ने असेस करी है, सरकार ने लगाई हुई है, वो फेयर मार्केट वैल्यू को बहुत ज्यादा ही एक्सीड कर जाती है। अगेन क्या, कई बार स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो अभी तक असेस हुई है, वो प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू को बहुत टाइम ही एक्सीड कर जाती है। एग्जाम्पल के तौर में मेरी ये प्रॉपर्टी है, इसके पास से नाला बहने लग गया, तो उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू तो डिग्रीड हो गई ना, फेयर मार्केट वैल्यू तो कम हो गई ना। तो सरकार के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अभी भी प्रिसाइजली जो उनके रजिस्टर में रजिस्टर है, जो उन लोगों ने अभी तक डिसाइड करी हुई है, वही है। इस केस के अंदर मेरी फेयर मार्केट वैल्यू तो गिर गई, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसके अगेंस्ट में कोई भी डिस्प्यूट अराइज नहीं करा है, मैंने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कहीं पे अभी तक चैलेंज नहीं करा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एओ के पास जाऊंगा और एओ को बोलूंगा कि भैया ये जो है ना, इस प्रॉपर्टी की आप वैल्यू एक बार निकलवा लो। तो एओ के पास पावर है, वो क्या कर सकता है, ये वाला केस ना वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है। अब वैल्यूएशन ऑफिसर क्या है, वैल्यूएशन ऑफिसर एक ऑफिसर है जो अपनी प्रॉपर्टी की एक फेयर वैल्यू डिसाइड करेगा। अगेन क्या, वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर हुआ, वैल्यूएशन ऑफिसर अपनी प्रॉपर्टी की एक वैल्यू डिसाइड करेगा। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू डिराइव करी, वो जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो सरकार की अभी है उसको एक्सीड कर गई। अगेन क्या, अगर सपोजिटली अपन मानते हैं अपनी जो वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 100 रुपए, जो अपन को फेयर मार्केट वैल्यू है वो है 50। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो अभी वैल्यू डिसाइड करी, वो डिसाइड करी कितनी 110, तो ये तो अपने ऊपर ही नाइंसाफी हो गई, अपने लिए गलत हो गया। इस केस के अंदर अपन को क्या करना है, जो वैल्यू उसने वैल्यूएशन ऑफिसर ने डिसाइड करी है उसको कर दोगे इग्नोर, इग्नोर वैल्यूएशन ऑफिसर। अगर जो वैल्यू डिसाइड करी किसने, वैल्यूएशन ऑफिसर ने, उसको इग्नोर कर देंगे। इस केस के अंदर जो अभी तक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना, वही अपन क्या कंसिडर करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। नाउ केस नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफिसर निकला आपका दोस्त, उसने क्या करा, आपका फायदा देखा, उसने जो वैल्यू निकाली ना, वो निकाली 20 रुपीज ही, हो सकता है। तो इस केस के अंदर सरकार के लिए तो गलत बात हो गई, तो सरकार ने सिंपल बोला, जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली उसको हटाओ, जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली उसको हटाओ, जो अभी तक आपने कंसिडरेशन बताया था, कितना बताया था 50, उसी को आप कंसिडर कर लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्लियर है बच्चा। देयरफॉर अगर जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली उसको एक्सीड करी एचडीवी को, देन टू इग्नोर करनी है। अगर वो कंसिडरेशन के भी नीचे है तो भी उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। पर वैल्यूएशन ऑफिसर ने सही से काम करा और उसने जो वैल्यू निकाली वो निकाली 75, तो भैया ये जो वैल्यू है ये कंसिडरेशन के ऊपर है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के नीचे। इस केस के अंदर जो वैल्यू डिसाइड करी किसने, वैल्यूएशन ऑफिसर ने, उसको मान लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्लियर हुआ बच्चा। अब बेटा मेरी बात समझो, दो चीजें होती है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ एग्रीमेंट। जनरली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो होती है ना, नॉर्मली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की कंसिडर करते हैं, पर सेक्शन 50 अपन को कहता है कि डेट ऑफ एग्रीमेंट की भी अपन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। क्या, जनरली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपन लेते हैं, पर सेक्शन 50 अलाउ कि अपन डेट ऑफ एग्रीमेंट की भी, डेट ऑफ एग्रीमेंट की भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हैं। पर क्या कंडीशन है, दो कंडीशन है, या तो पूरा कंसिडरेशन फुल कंसिडरेशन और पार्ट देयर ऑफ शुड बी पेड ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। डेट ऑफ एग्रीमेंट में या तो पूरा का पूरा कंसिडरेशन या कुछ पार्ट अपन को मिल जाना चाहिए, पर मिलना किसके थ्रू चाहिए, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और एनी अदर मोड एज मे प्रिस्क्राइब। अपन को ऑनलाइन चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस के थ्रू क्या मिलना चाहिए, वो थोड़ा सा फुल अमाउंट या पार्ट अमाउंट अपन को ईसीएस ऑनलाइन मोड के अंदर मिलना चाहिए। अब अदर मोड्स जो है ना, वो क्या है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम, नेफ्ट, आरटीजीएस, एक बार रीड कर लेना, ठीक है बच्चा। अब ये जो है ना, ये आप लोगों को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब मैं आपको पढ़ा दूंगा उसके बाद ही क्लियर होएगा, ढंग से तभी समझाऊंगा।
ठीक है बच्चा, अब मेरी बात समझो, सेक्शन 50C है नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर अनलिस्टेड शेयर। मेरी बात समझो, जो शेयर लिस्टेड है, जो शेयर की ट्रेडिंग हो रही है, उनकी वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, पर कई बार क्या होता है, अनलिस्टेड शेयर्स की भी ट्रेडिंग होती है, अनलिस्टेड शेयर्स को भी खरीदा बेचा जाता है। इस केस के अंदर, अनलिस्टेड शेयर के केस के अंदर, अगर जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कंसिडरेशन को ही एक्सीड कर रही है, उस केस के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू जो है ना, उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर कर लेना। समझे क्या? अगर फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडरेशन को एक्सीड कर रही है, तो फेयर मार्केट वैल्यू को ही कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर कर लेना। क्लियर हुआ बच्चा? ये दो केस थे, इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर दो तरीके से गिवन हो सकते हैं। या तो अपन को कैश के अंदर गिवन होएगा, कैश के अंदर गिवन होगा सबसे बढ़िया बात है, लेके नक्की करो, आगे बढ़ो। देखो कैश के अंदर गिवन है तो टेक एक्चुअल अमाउंट। सेकंड चीज है, इधर के आईसीआई घुमाता है, कब? जब वो अपन को क्या परसेंटेज फॉर्म के अंदर गिवन होता है। अगर अपन को एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर परसेंटेज फॉर्म के अंदर गिवन है, तो परसेंटेज लेना है, पर किसका? ऑफ सेल कंसिडरेशन का। किसका? सेल कंसिडरेशन का, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का नहीं, क्योंकि 50C के केस के अंदर अलग वैल्यू आती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की। समझे क्या? समझे क्या? इसीलिए कभी भी अपन को एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर परसेंटेज फॉर्म के अंदर गिवन है, तो सेल कंसिडरेशन का लेना, ना कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का। क्लियर है बच्चा? अब मेरी बात समझो, कई बार अपन का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं, किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। क्या वो भी अपना एक्सपेंस तो है ही? क्या उसका डिडक्शन अलाउ है? नहीं, उसका डिडक्शन नहीं अलाउड है। किसके लिए? एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर के केस के अंदर। समझे क्या? क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट चीज क्या थी अपनी, इसके बाद आती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन ये कह सकते हैं, नॉर्मली जो भी अपन ने प्राइस पे किया है, प्राइस दैट द एसएससी हैज पेड और एक्सपेंसेस ही हैज इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ असेट। असेट को परचेज करने के लिए जो भी उसने क्या करा है, पैसे पैसे दिए, एक्सपेंस इनकर करा है। अब इसके अंदर आती है दो चीजें, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द असेट अक्वायर, जो असेट अक्वायर करा है बिफोर 1/4/2001, 1/4/2001 के पहले, 1/4/2001 के पहले जितने भी असेट्स एसएससी ने अक्वायर करे हैं, अपन को उस केस के अंदर क्या करना है, या तो कॉस्ट जो जिस टाइम उसने जो एक्सपेंस इनकर करा, या तो वो, या फेयर मार्केट वैल्यू जो 1/4/2001 के अंदर थी, वो विच एवर इज हायर को अपन को क्या मानना है? कॉस्ट मानना है। अगेन मैं समझाता हूँ, 1/4/2001 के पहले एसएससी ने जो भी असेट्स अक्वायर करे, तो उसके लिए या तो कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दोज असेट्स ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर, अपन को क्या करनी है? कंसिडर करनी है एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पर आफ्टर 1/4/2001 जो भी कॉस्ट एक्चुअली एसएससी ने इनकर करी है, वही कंसिडर करी जाएगी कॉस्ट। अगेन क्या, 1/4/2001 के पहले जितनी भी कॉस्ट इनकर करी है उसको इग्नोर नहीं करना, उस कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर अपन क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। 1/4/2001 के बाद जितनी भी एसएससी ने कॉस्ट इनकर करी है उसी को मान लेंगे कॉस्ट। क्लियर हुआ बच्चा ये? इसके बाद अलग अलग केसेस है, दैट इज गुडविल के केस के अंदर, गुडविल फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, ट्रेडमार्क, राइट्स टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस, टेनेंसी राइट, कैरेज परमिट, ये सारे क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। इसके लिए क्या है, अगर इसके लिए दो केस आते हैं, या तो सेल्फ जनरेटेड होएगा, अगर एसएससी ने उनको खुद ही जनरेट करा है। आज मेरी सपोजिटली कोई क्लास है, उसकी गुडविल होगी, सपोजिटली अपन लेते हैं टाटा प्रोडक्ट, टाटा प्रोडक्ट के गुडविल है ना, उन लोगों ने सेल्फ जनरेट करी है। अगर कोई भी एसएससी उनको अक्वायर करता है तो उसके लिए उसने प्राइस पे करी होगी, तो वो जो भी प्राइस पे करी है, या तो वो प्राइस पेड टू प्रीवियस ओनर, उसको कॉस्ट कंसिडर कर दो। पर रतन टाटा जी ने तो खुद ने अपनी गुडविल बनाई थी, उनके लिए वो प्राइस क्या, उनके लिए तो कोई वैल्यू वो डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, वो कोई अपनी प्राइस ही नहीं निकाल सकते, तो इसलिए उसको क्या कंसिडर करेंगे? नील। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड कोई भी इंटेंजिबल एसेट है, कोई भी राइट टू मैन्युफैक्चर है, उसको हमेशा नील कंसिडर करेंगे। पर अपन ने अगर उसको अक्वायर करा किसी और के लिए, तो उसको जो भी अपन ने प्राइस पे की है वो अपने लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। क्लियर है बच्चा? अब बच्चा मेरी बात समझो, कई बार क्या होता है कि असेट जो होते हैं ना, वो अपन को इनहेरिटेंस से मिल जाते हैं, अपन को विल के थ्रू मिल जाते हैं, कि मेरे दादाजी ने कोई प्रॉपर्टी परचेस करी थी, वो उन्होंने मेरे को गिफ्ट कर दी, उनके एक्सपायर होने के बाद मेरे को मिल गई।
यार ऑब्वियसली बात है, उनका लीनियर डिसेंडेंट हो, लीनियर हायर हो, तो मेरे को तो मिलनी है। तो मैंने उस प्रॉपर्टी को परचेस करा क्या? नहीं करा। इस केस के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरे लिए तो क्या है? जीरो है। तो सरकार ने इसके लिए क्या करा? एक प्रोविजन बनाया, अपन को अलाउ करा। क्या? असेट रिसीव्ड इन गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस और एनी अदर मोड, किसी भी मोड से, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इफ रिसीव्ड बिफोर 1/4/2001, 1/4/2001 के अगर अपन को पहले मिला है तो क्या करना है? क्या करना है? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, विच एवर इज हायर। इस केस के अंदर जो कॉस्ट प्रीवियस ओनर को लगी है अपन उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हुआ, क्योंकि भैया मेरे को तो इनहेरिटेंस में मिला है, मेरे को तो विल के अंदर मिला है, तो देखो मेरी तो कोई कॉस्ट लगी नहीं। देखो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर ही अपन क्या इस केस के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अब बच्चा थर्ड थिंग। थर्ड थिंग क्या है? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के अंदर दो टाइप के शेयर्स और सिक्योरिटी होते हैं। पहला ओरिजिनल शेयर। ओरिजिनल शेयर के लिए तो एसएससी ने जो कॉस्ट इनकर करी है वो, और फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन होता है ना कि कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1/4/2001, वो भी इसको ऑप्शन अवेलेबल है। सेकंड आता है बोनस शेयर। अब बोनस शेयर के लिए हमेशा 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 एसएससी के लिए कोई कॉस्ट इनकर ही नहीं हुई है, क्योंकि यार वो तो बोनस के अंदर मिला है ना। इस केस के अंदर 1/4/2001 के पहले है तो भैया फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन अवेलेबल है 1/4/2001 के लिए। एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 अवेलेबल है, पर आफ्टर 1/4/2001 है, इस केस के अंदर हमेशा कॉस्ट क्या मानी जाएगी? नील मानी जाएगी। क्लियर है? अब इसके अंदर आता है राइट शेयर। भैया राइट शेयर क्या होता है? पहले आप ये समझो, कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट दिया है कि आप कंपनी के शेयर परचेस करो और जो शेयर की करंट मार्केट प्राइस है ना उससे लोअर पे परचेस करो। सपोजिटली अपन मानते हैं कंपनी है, कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस है 1000 रुपीज, और कंपनी के शेयर की जो प्राइस है ना, कंपनी ने ए को राइट शेयर इशू करा। कितने पे इशू करा? 700 में। अब ए के पास क्या ऑप्शन है? या तो वो 700 के अंदर कंपनी का शेयर एक्वायर कर ले, या ये जो राइट है ना इसको वो आगे किसी और को बेच दे। अपन पहला केस कंसिडर करते हैं, क्या ए ने ही एक्सरसाइज कर दिया। अगर ए ने कंपनी का राइट 700 के अंदर एक्सरसाइज करा तो ए के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज 700 रुपीज। क्लियर है बच्चा ये? और फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन तो अवेलेबल ही है। अब अपन आता है सेकंड केस के ऊपर, दैट इज ए ने क्या करा? ये जो राइट है ये आगे बेच दिया। बेचने को क्या कहते हैं? रिनाउंस कर दिया। इस केस के अंदर सपोजिटली ए ने जो राइट बेचा वो किसको बेचा? बी को बेचा। अब बी ने क्या करा? सबसे पहले तो कंपनी को वो राइट एक्सरसाइज करेगा तो कंपनी को कितने 700 रुपीज पे करेगा। सेकेंड चीज, बी ने ए को भी तो कोई पैसा दिया होगा, क्यों? राइट परचेज करने के लिए। तो राइट परचेज करने के लिए सपोजिटली उसने 50 रुपीज दिए, तो टोटल कॉस्ट जो ए के लिए हो गया वो कितनी हो गई? 750 हो गई ना। वही चीज लिखी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर राइट शेयर के लिए क्या होगा? राइट शेयर प्राइस पेड प्लस राइट इश्यू प्राइस। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? और पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो अलॉटमेंट डेट से कंसिडर करी जाएगी। क्लियर है बच्चा? अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ असेट। नेक्स्ट टाइप ऑफ असेट क्या है? डेप्रिशिएबल असेट। भैया डेप्रिशिएबल असेट के अंदर हमेशा 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 शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा। क्लियर है बच्चा? इंडेक्सेशन इसके अंदर मिलेगा नहीं। अब इंडेक्सेशन क्या है वो अपन को अभी पता चलेगा थोड़ी देर के अंदर। अब आते हैं कंप्यूट करना है जब अपन को क्या? कैपिटल गेन। तो अपन क्या माइनस करेंगे? WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ द असेट। WDV आती है, ब्लॉक ब्लॉक होता है एक असेट का, उसकी जो भी WDV होगी ना वो माइनस करेंगे। समझे क्या? एज अ कॉस्ट ऑफ असेट। क्लियर है बच्चा? डेप्रिशिएबल असेट के लिए यहां तक क्लियर है। अब आते हैं अपन क्या, एक आपको चीज बतानी थी, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? हाँ ये रहा, लैंड और बिल्डिंग के केस के अंदर। अब लैंड और बिल्डिंग के केस के अंदर समझो, फॉर लैंड एंड बिल्डिंग इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इज अवेलेबल, देन फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कभी भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को एक्सीड नहीं कर सकती। बात समझो क्या है? अगर सपोजिटली कोई प्रॉपर्टी है वो प्रायर अक्वायर कर रखी है 1/4/2001 के अंदर, इस केस के अंदर कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर अपन लेंगे। क्लियर है ये तो? है ना? अब सपोजिटली उसकी जो है ना फेयर मार्केट वैल्यू कभी भी SDV को एक्सीड नहीं कर सकती। सपोजिटली अपन मानते हैं ये केस नंबर 1 जिसके अंदर क्या है?
एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 10 लाख रुपीज, पर जो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 है वो कितनी है 15 लाख रुपए। अब इसका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एसडीवी एज ऑन 1/4/2001 है वो कितना है 12 लाख रुपए। तो क्या है एफएमवी कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो भैया फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से जो भी लोअर है वो कितना है 12 लाख रुपए, अपन ये कंसिडर कर देंगे। अब अपन का क्या है एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एचडीवी से जो भी लोअर है वो आया है। तो भैया 10 लाख और 12 लाख में से विच एवर इज हायर मान लेंगे, तो इस केस के अंदर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना वो क्या हो जाएगा 12 लाख रुपए। भैया सिंपल समझो, अगर आपको फेयर मार्केट वैल्यू भी गिवन है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी गिवन है, तो भैया जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना वो कभी भी लैंड और बिल्डिंग के केस के अंदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 को एक्सीड नहीं कर सकती है। क्लियर हुआ बच्चा। अब आते हैं अपन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के ऊपर। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए आप लोग मेरी बात समझो बच्चा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के अंदर ना दो चीजें है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर टेंजेबल एसेट एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर इनटेंजेबल एसेट। भैया हमेशा 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 इनटेंजेबल एसेट्स के लिए दैट इज गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनके लिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा क्या होगी नील। अरे भैया आप गुडविल को कैसे इंप्रूव करोगे यार, वो तो आपके उसकी कॉस्ट ही नहीं, उसकी कॉस्ट ही आप इवेल्युएट नहीं कर सकते ना। इसी चक्कर में हमेशा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर इंटेंजेबल एसेट विल बी नील। अब टेंजेबल एसेट्स के ऊपर आते हैं। टेंजेबल एसेट्स के अंदर दो चीजें, एक तो होता है भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे क्या एसेट्स की लाइफ और एसेट्स की आउटपुट इंक्रीज हो। अगेन क्या भैया जो भी आप एसेट अक्वायर कर रहे हो आफ्टर 1/4/2001, आफ्टर 1/4/2001 उसके ऊपर जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो ना वो तो क्या है अलाउड है। पर जो भी जनरल एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर रहे हो, जो भी जनरल एक्सपेंडिचर आप रिपेयर्स और मेंटेनेंस के ऊपर कर रहे हो, उसका क्या वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के अंदर कभी भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के अंदर कंसिडर नहीं करा जाएगा। होप सो क्लियर है भैया। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करा वो अलाउड है, जो भी जनरल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करा वो डिसअलाउड है। और मेरी बात समझो ना यार, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आफ्टर 1/4/2001 ही क्यों कंसिडर करा गया। अरे भैया फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 के अंदर सीधी बात है ना भैया, फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर तो वो कंसिडर कर ही लिया है ना, जो भी इंप्रूव करा उसकी वो फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर कंसिडर हो ही गया है ना, समझा क्या। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के बाद सेकंड प्रोविजन जो कि इंपॉर्टेंट है भैया, वो क्या है, वो है इंडेक्सेशन का। पर कब तक, ओनली 23 जुलाई 2024। भैया मैंने आपको बीच से बताया था क्या अमेंडमेंट आया, वो बीच की डेट क्या थी 23 जुलाई 2024। देखो भैया इंडेक्सेशन का मतलब नॉर्मली केस का समझो इन्फ्लेशन का इफेक्ट देना। अब इन्फ्लेशन का इफेक्ट किस के ऊपर दे रहा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में। अगेन क्या इंडेक्सेशन मतलब कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट देना। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट कैसे दोगे भैया, जो आपकी नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हर साल का अलग अलग होता है और भैया आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए ये मेंशन होएगा। अब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जिस साल आप लोगों ने क्या करा असेट को ट्रांसफर करा उस साल से क्या करना है आपको इनटू करना है, डिवाइडेड बाय भैया क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जिस साल आप लोगों ने असेट को ट्रांसफर करा उससे, डिवाइडेड बाय जिस साल आप लोगों ने असेट को फर्स्ट हेल्ड करा है, फर्स्ट हेल्ड बाय एसएससी और सीआईआई 2001 और 2 का, सीआईआई फॉर 2001 और 2002। भैया अगेन क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको जिस साल आप लोगों ने ट्रांसफर करा उससे इनटू करो, डिवाइड बाय जिस साल आप लोगों ने असेट को फर्स्ट हेल्ड करा है या 2001 और 2 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, भैया विच एवर इज लेट। समझा क्या। अब भैया कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के ऊपर इंडेक्सेशन कैसे लगाओगे, तो सिंपल जो आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उसी साल का जिस साल आप क्या कर रहे हो असेट को ट्रांसफर कर रहे हो, अपॉन डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जिस साल भी आप लोगों ने क्या करा है इंप्रूवमेंट हुआ है, इन विच इंप्रूवमेंट ऑफ द असेट इज डन। अब भैया मेरी बात समझो, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ये आपको यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिए सारे साल के, पर आप लोगों के एग्जाम के लिए आप लोगों को मेंशन होएगा क्वेश्चन के अंदर, तो इसको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है ना बच्चा। अब आते हैं अपन एक और अमेंडमेंट के ऊपर, वो क्या है, फ्रॉम 23 जुलाई 2024 इंडेक्सेशन बेनिफिट आर नॉट अवेलेबल ऑन द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अरे भैया ये जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है ना ये किसके लिए मिलता है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए। अरे भैया 23 जुलाई 2024 के बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल ही नहीं है।
इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग। एक अमेंडमेंट और है, वो आप लोगों को नीचे में थोड़ा सा और पढ़ा दूं, उसके बाद ये अमेंडमेंट भी कवर अप कर दूंगा। 112 के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के अंदर आएगा। ठीक है बच्चा, अब आते हैं फर्स्ट प्रोविजो। फर्स्ट प्रोविजो जो है ना बेसिकली नॉन रेसिडेंट के लिए, फिरंगी लोगों के लिए। वो लोग क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। ये सेक्शन, ये प्रोविजन किसके लिए है? नॉन रेसिडेंट के लिए। ट्रांसफर क्या कर रहे हैं? शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी। तो भैया जो उनका कैपिटल गेन आप कंप्यूट करोगे ना, वो फॉरेन करेंसी के अंदर ही कंप्यूट करो। उसके बाद जो भी आपका नेट कैपिटल गेन है ना, उसको वापस रिकन्वर्ट कर दो किसके अंदर? INR के अंदर। समझो भैया, सिंपल। जो आपके फिगर्स जो है वो INR के अंदर गिवन है, उसको आप कन्वर्ट करिए किसके अंदर? फॉरेन करेंसी के अंदर। उसके बाद उसका कैपिटल गेन कंप्यूट करो, दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके बाद आ जाएगा आपका कैपिटल गेन नेट, नेट जो भी आया उसको वापस रिकन्वर्ट कर दो किसके अंदर? INR के अंदर। अब भैया कन्वर्जन अपन कह तो रहे करने के लिए, पर रेट कौन सी यूज करनी है? तो भैया देखो मेरी बात समझो, ये आपको होगी एवरेज ऑफ टेलीग्राफिक बाइंग रेट, टेलीग्राफिक सेलिंग रेट। आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन होगी। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर किस दिन होंगे? डेट ऑफ ट्रांसफर पे। तो भैया इसके लिए करना आपको एवरेज ऑफ टेलीग्राफिक बाइंग रेट, टेलीग्राफिक सेलिंग रेट। इसका एवरेज लो कौन सी डेट के लिए? डेट ऑफ ट्रांसफर के लिए। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको निकालना है, क्योंकि भैया यही तो आप माइनस करोगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी क्या करना है? एवरेज लेना है किसका? टेलीग्राफिक बाइंग रेट, टेलीग्राफिक सेलिंग रेट। कौन से डेट का? फॉर द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन आपने सिक्योरिटीज को, शेयर्स को, डिबेंचर्स को क्या करा था? अक्वायर करा था। और जब आपका कैपिटल गेन आ गया, जो आपने कैपिटल गेन को कन्वर्ट कर रहे हो किसके अंदर? INR के अंदर। तो भैया उसके अंदर क्या करना है? टेलीग्राफिक बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन आपने ट्रांसफर करा उस दिन की टेलीग्राफिक बाइंग रेट आपको क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगी। अब आते हैं भैया थर्ड प्रोविजन। थर्ड प्रोविजन क्या कहता है? फर्स्ट और सेकंड प्रोविजन जो है, अगेन क्या? फर्स्ट और सेकंड प्रोविजन। फर्स्ट नॉन रेसिडेंट का केस का, सेकंड इंडेक्सेशन किसको नहीं लगेगा? वाइल कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। आपको थोड़ी देर में बता दूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला कौन सा है। अब आता है फोर्थ प्रोविजन। फोर्थ प्रोविजन क्या कहते हैं? भैया दो तरीके के बॉन्ड है। अगेन क्या? दो तरीके के बॉन्ड क्या है? कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड पहला, दूसरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। भैया इन दोनों को जब भी आप क्या करते हो, इन दोनों के ऊपर जब भी आप कैपिटल गेन कंप्यूट करते हो ना, तो आपको इंडेक्सेशन मिल जाएगा। अगेन क्या? इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो 112A के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ये आप लोगों ने अभी भी पढ़ा। अब 112 के अंदर ना बहुत सारे इक्विटी शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं। जनरली क्या कह रहा हूं मैं? जनरली जो भी आपको बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, इसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। पर इसके दो एक्सेप्शंस है, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब मेरी बात समझो, दो एसएससी है, दैट इज इंडिविजुअल और एनी अदर एसएससी। दो केस है इंडिविजुअल के अंदर, दो केस है। इंडिविजुअल या तो जो भी बॉन्ड्स है उसको रिडीम करेगा, या रिडम्पशन के पहले ही क्या करेगा? उसको ट्रांसफर कर देगा। दो एसएससी, इंडिविजुअल और अदर एसएससी। अब इंडिविजुअल के अंदर दो केस भैया क्या? या तो रिडम्पशन तक एसएससी क्या करेगा? बॉन्ड्स को रिडीम करेगा, होल्ड करेगा, या रिडम्पशन से पहले ही क्या करेगा? उसको ट्रांसफर कर देगा। अगर एसएससी ने रिडम्पशन तक क्या करा है? होल्ड करा है किसको? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को और कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड को, तो भैया आपका जो कैपिटल गेन आएगा ना, वो नो कैपिटल गेन आएगा उसके अंदर। अगेन क्या? अगर रिडम्पशन तक होल्ड करा है तो आपका कैपिटल गेन उस बॉन्ड्स पे नहीं आएगा। अगर मेच्योरिटी के पहले ही क्या करा है एसएससी ने, इसको इंडिविजुअल ने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो जो भी कैपिटल गेन आएगा ना उस पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अदर एसएससी के केस के अंदर जब आप भले मेच्योरिटी तक होल्ड करो या मेच्योरिटी के पहले आप क्या करो? ट्रांसफर करो, देन टू आपको क्या? कैपिटल गेन आएगा, पर उसके ऊपर आप लोगों को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। अब सेवेंथ प्रोविजो, ये सारे सर प्रोविजो एक बार रीड कर लो। इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? सेकंड प्रोविजो और फर्स्ट प्रोविजो था। क्लियर है? अब मेरी बात समझो, सेवेंथ प्रोविजो क्या कहता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। ये टैक्स कौन सा होता है? जब आप सिक्योरिटीज के सेल एंड परचेज के ऊपर पे करते हो, कभी भी एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर पे ये वाला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कभी भी अलाउड नहीं है एज अ डिडक्शन। क्लियर है बच्चा? अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।
एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब बच्चा बात समझो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ना वो दो सेक्शन को कवर करता है, दैट इज 112 एंड 112A। 112A इज ओनली एप्लीकेबल फॉर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, वेयर एज सिक्योरिटीज, वेयर एज 112 के अंदर ना रिमेनिंग सारे के सारे असेट्स कवर हो जाएंगे। अब 112A को अपन पहले थरली कवर करते हैं। 112A किसके ऊपर अप्लाई करेगा? अप्लाइज ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अब इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अपन फाइनल लेवल पे क्लियर करेंगे। अब बच्चों बात समझो, इसके अंदर ना एक डेट आई थी 23 जुलाई 2024। ये डेट के पहले अलग रेट थी, ये डेट के बाद अलग रेट है। अगेन क्या 112A के अंदर एक अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट जो है वो 20 से आया है। 20 से मतलब इसके लिए भी जो डेट इंपॉर्टेंट है 23 जुलाई 2024। अगर एसएससी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बिफोर 23 जुलाई 2024 तो उसके ऊपर जो रेट लगेगी वो है 10%। और अगर एसएससी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आफ्टर 23 जुलाई 2024 उसके ऊपर जो रेट लगेगी वो कितनी है? 12.5%। पर मेरी बात समझो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी एसएससी को होएगा वो 1 रुपए से लगेगा क्या? नहीं, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट के एक्सेस में लगेगा। भैया अगर किसी भी एसएससी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है सपोजिटली 1,50,000 का, तो भैया उसको 1,25,000 तक तो कुछ भी नहीं लगेगा। यही यहाँ पे लिखा है, ट्रस्ट फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹1,25,000। 1,25,000 के ऊपर जितना भी आएगा उसके ऊपर 10% या 12.5% से टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 112A फॉर इक्विटी शेयर्स। अगर इक्विटी शेयर्स का अपन ये कह सकते हैं जिनके ऊपर भी क्या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, एट द टाइम ऑफ सेल। 112A क्या कह रहा है? इक्विटी शेयर्स जिनके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सेल और एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, उनके गेन के ऊपर, और गेन भी अबव 1,25,000 के ऊपर जितना भी गेन है उसके ऊपर बिफोर है तो 10% से टैक्स लगेगा, आफ्टर है तो 12.5% टैक्स लगेगा। क्लियर है बच्चा ये? अब मेरी बात समझो, इसके अंदर ना दो कंडीशन और है। भैया पहली कंडीशन क्या है? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A और रिबेट। भैया डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A पूरी पूरी सीरीज है, और चैप्टर और रिबेट अंडर सेक्शन 87A। भैया 115 BAC बेसिक्स के अंदर एक बार रिकॉल करना, वो क्या अपन क्लेम नहीं कर पाएगी किसके अंदर? 112A के अगेंस्ट के अंदर। 112A के अगेंस्ट के अंदर चैप्टर 6A और रिबेट दोनों का अपन को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आते हैं अपन कंप्यूट करने के लिए, क्या लिस्टेड मतलब उन असेट्स का, सिक्योरिटीज का, शेयर्स का कंप्यूट करना है कैपिटल गेन जो कि क्या अक्वायर करे गए हैं। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, दैट इज acquired before 31/1/2018। भैया जो भी शेयर्स अक्वायर करे 1/4/2018 के लिए, उनके कॉस्ट को जब निकालते हैं ना तो उसके लिए एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक बार देखो भैया, पहले अपन ने क्या पढ़ा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वो तो एज इट इज लेंगे। माइनस का करेंगे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, वो भी अपन ने माइनस कर दिया। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जहां पे क्या है थोड़ा सा ट्विस्ट है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? भैया अगर शेयर्स जो अक्वायर करे, किधर अक्वायर करे? बिफोर 1 फरवरी 2018। अगेन क्या 1 फरवरी 2018 के पहले जो भी शेयर्स अक्वायर करे उनके लिए कॉस्ट क्या लेनी है? एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इसके अंदर से लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या लोअर ऑफ जो भी आपको नेट सेल कंसिडरेशन मिला है, सेल कंसिडरेशन, और एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 2018। इसको ऐसे समझो, सपोजिटली कोई मेरा शेयर्स है जिनको कि मैंने क्या करा है? अक्वायर करा था 10 रुपए के अंदर, उसको जो अभी मैं सेल कर रहा हूं तो मेरे को कितने मिल रहे हैं? 50 रुपए, पर उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कितनी है? 60 है। तो भैया इस केस के अंदर मेरे को नेट कंसिडरेशन, नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना मिला है? 50। इसके अंदर से अपन को क्या लेंगे? कॉस्ट को अंदर लो हायर ऑफ ए और बी। हायर ऑफ ए और बी क्या है? ए तो हो गया आपकी एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है भैया अपनी? 10 रुपए। और बी के अंदर क्या है? बी के अंदर लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और नेट सेल कंसिडरेशन। एफएमवी कितनी है? 60, और कंसिडरेशन कितना है? 50। तो भैया दोनों का लोअर आ गया 50, 50 और 10 दोनों में से विच एवर इज हायर वो आ गया 50। तो भैया इस केस के अंदर मेरी
नेट कैपिटल गेन अपन नील मान सकते हैं, तो भैया ये एग्जाम्पल से समझना। देयरफॉर अगर शेयर्स आपने अक्वायर करे बिफोर 1 फरवरी 2018 तो आपको कॉस्ट क्या लेनी है, हायर ऑफ ए और बी एंड लोअर ऑफ बी क्या है, लोअर ऑफ सेल कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018। इसके बाद ए क्या था, ए था आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट। भैया ये क्लियर हुआ। अब आते हैं अपन इसके बाद 112 क्या है भैया, 112 ए क्या था, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के लिए। उसके अलावा जितने भी कैपिटल असेट्स है जिसके ऊपर क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, वो 112 के अंदर कवर हो गए। अब 112 के अंदर क्या है, अप्लाइज ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल असेट। भैया लैंड है, ज्वेलरी है, जो भी है सब पे, पर इसके अंदर क्या है, टैक्स लगेगा। कितने रुपए से, 1 रुपए से भी चालू हो जाएगा भैया टैक्स। 112 ए के अंदर क्या था, 1,25,000 का अपन कह सकते हैं एक अपन को बेनिफिट दिया गया था, पर 112 के अंदर, 112 ए के अंदर 1,25,000 का बेनिफिट था। 112 के अंदर 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं है आपको। 1 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। पर टैक्स किस रेट से लगेगा भैया, टैक्स लगेगा बिफोर 23 जुलाई 2024 है तो 20% से, आफ्टर 23 जुलाई 2024 है तो कितने परसेंट से, 12.5% से, 12.5% से। क्लियर हुआ बच्चा, ये क्लियर हुआ। अब इसी के बाद में आपको एक अमेंडमेंट था आप लोगों का लैंड एंड बिल्डिंग का, ये वाला अमेंडमेंट ही पढ़ा देता हूँ। भैया मेरी बात समझो, इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझना और दिमाग से समझना। जो भी एसएससी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अक्वायर करा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अक्वायर करा है, वो भी कौन सा, ओनली एंड ओनली स्पेसिफिकली लैंड और बिल्डिंग। अगर एसएससी ने कोई भी असेट अक्वायर करा है, वो कौन सा, लैंड और बिल्डिंग, बिफोर 23 जुलाई 2024, और अगर वो उसको ट्रांसफर कर रहा है, अगर वो उसको ट्रांसफर कर रहा है, उसके ऊपर जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है ना, उसको कंप्यूट करते हुए, उसको कंप्यूट करते हुए एसएससी को एक बेनिफिट दिया गया है। या तो वो पुराने ओल्ड सिस्टम में जाए, ओल्ड सिस्टम के अंदर, दैट इज ओल्ड सिस्टम के अंदर टैक्स कंप्यूट करे, ओल्ड सिस्टम के अंदर टैक्स कंप्यूट करे एंड उसके ऊपर हायर रेट ऑफ टैक्स दे विद द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। अगेन क्या, जो भी एसएससी ट्रांसफर कर रहा है क्या, लैंड और बिल्डिंग को, उसके ऊपर टैक्स को कंप्यूट करे एंड कंप्यूटेशन के टाइम पे हायर टैक्स दे, हायर टैक्स विथ इंडेक्सेशन, या लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर टैक्स कंप्यूट करे एंड लो टैक्स दे, लो टैक्स एट द रेट ऑफ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। भाई या तो आप इंडेक्सेशन का फायदा उठा लो या इंडेक्सेशन का फायदा मत उठाओ एंड आप लो रेट ऑफ टैक्स दो। यही मैंने लिखा है, व्हेन कंप्यूटिंग टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, एसएससी हैज बीन गिवन एन ऑप्शन टू सिलेक्ट एन ऑप्शन विच इज मोर बेनिफिशियल टू हिम। भैया जो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है, दैट इज टेक इंडेक्सेशन एंड पे टैक्स एट अ हायर रेट। सेकंड, नो इंडेक्सेशन बट पे टैक्स एट अ लोअर रेट, लोअर रेट। भैया इसके लिए आपको मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लीज रेफर दैट। आप लोगों को क्वेश्चन बैंक मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और हो सका तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है बच्चा। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ असेट। सेकंड टाइप ऑफ असेट क्या था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर भी दो सेक्शन है। दो सेक्शन का, एक तो नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। अब 111A वाला अपन पहले पढ़ लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर सेक्शन 111A क्या है, अप्लाइज ऑन सेल ऑफ फॉलोइंग असेट दैट इज इक्विटी शेयर्स। अगेन 112A के अंदर भी यही था और 111A के अंदर भी यही है। क्या है, इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अरे भैया ये दोनों चीजें अपन क्या करेंगे फाइनल लेवल पे, पर इनको ऊपर टैक्स कहाँ लगेगा भैया, इसके अंदर भी क्या थी, एक डेट इंपॉर्टेंट है, दैट इज 23 जुलाई 2024। अगर एसएससी को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है बिफोर 23 जुलाई 2024 तो वो टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 15%। आफ्टर 23 जुलाई 2024 हो रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 20%। भैया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो रेट आपकी बढ़ा दी है, ये लगेगा 20% से, और इसके ऊपर कोई भी आपको बेनिफिट नहीं दिया गया है, दैट इज
कोई भी 1 रुपया आपको हुआ उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, पर कंडीशन क्या है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मस्ट बी पेड ऑन सच ट्रांजैक्शन, भैया ये है। और सेल ऑफ सिक्योरिटी मस्ट बी डन आफ्टर 1 अक्टूबर 2004, भैया ये तो ऑब्वियस ही बात है, आप लोगों को अप्लाई हो ही जाएगी दोनों की दोनों कंडीशंस। ठीक है, अब आते हैं अपन क्या अगेन नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। भैया नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना, वो कौन से है, एनी अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन कवर्ड अंडर 111A applies on transfer of any capital asset other than covered under section 111A। 111A के अलावा जो भी यहाँ पे असेट ट्रांसफर होगी जिनके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है वो नॉर्मल के अंदर आ जाएंगे। और भैया नॉर्मल जो है ना वो कौन से रेट से टैक्स होएगा, आपके नॉर्मल स्लैब रेट से। क्लियर हुआ बच्चा, भैया नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, नॉर्मल रेट से आप उसको क्या करो, टैक्स करो। ठीक है बच्चा, दोनों लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्लियर हुए इंक्लूडिंग द अमेंडमेंट। अब बच्चा अभी तक तो अपन ने कैपिटल गेन नॉर्मली निकालना सीखा, पर वेरियस केसेस है जिसके अंदर कैपिटल गेन के अलग तरीके से कंप्यूट होता है। पहला ऐसा केस है इंश्योरेंस का। किसका, इंश्योरेंस का। भैया इंश्योरेंस के केस के अंदर ना जब भी आपका कोई भी कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड उसके ऊपर आपको कंपनसेशन मिलता है, क्या मिलता है, कंपनसेशन मिलता है बाय इंश्योरेंस कंपनी। भैया वो किस ईयर के अंदर टैक्स होएगा, वो होएगा इन द ईयर इन विच इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड। भैया जनरली जिस साल आप लोगों ने असेट को ट्रांसफर किया उस साल आपको क्या कैपिटल गेन टैक्स देना है। पर इंश्योरेंस के केस के अंदर भैया जब आप लोगों को इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा, इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा, उस साल ही आपको क्या करना है, उसके ऊपर टैक्स लगाना है। अब भैया मेरी बात सुनो, इसके अंदर जो कंप्यूटेशन होगी ना उसका थोड़ा सा एक चेंज देखो। भैया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अपन क्या मानेंगे, जो भी अपन को मनी मिला या अगर मनी नहीं मिला अपन को कोई असेट्स मिला है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट। और सिंपल एज दैट इसके अंदर से क्या माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसके बाद आ जाएगा अपना शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है बच्चा ये। अब आता है सेकंड इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कभी कभी एसएससी क्या करता है, अपना जो कैपिटल एसेट है ना उसको स्टॉक इन ट्रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्या, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो भैया जब कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड के अंदर कन्वर्ट करा तो ये भी ट्रांसफर है, अगेन क्या, ये भी ट्रांसफर है। तो इसके ऊपर कैपिटल गेन किस टाइम पे लगेगा, भैया कैपिटल गेन ये उस टाइम पे लगेगा या उस टाइम पे ये कैपिटल गेन टैक्सेबल होएगा जब आपका क्या स्टॉक इन ट्रेड जो है ना वो सेल आउट हो गया है। अगेन क्या, जब आप लोगों ने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड के अंदर कन्वर्ट करा तो उसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन है ना वो उस टाइम पे लगेगा जब आप लोगों का स्टॉक इन ट्रेड हो गया है सेल। अब इस चीज के अंदर अपन को दो चीजें कंप्यूट करनी पड़ेगी। पहला है कैपिटल गेन, जब अपन ने क्या करा, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड के अंदर कन्वर्ट करा, और जब आपका स्टॉक सेल हो गया तो यहां पे जो गेन आएगा वो जाएगा पीजीबीपी हेड के अंदर। क्लियर हुआ बच्चा, पहला आएगा कैपिटल गेन, सेकंड आएगा पीजीबीपी। अब कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करेंगे, भैया आप लोगों ने सपोजिटली 1 अक्टूबर को 2024 को आप लोगों ने क्या करा, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड के अंदर कन्वर्ट करा। तो भैया इस तारीख की जो भी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है ना, इस तारीख की आपकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है ना उसको आप मान लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन असेट की, वही अपन ने लिखा है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इस दिन की मान ली। अब जब इसको अपन ने कंसिडरेशन मान दिया तो पीजीबीपी के अंदर इसी को आप क्या कंसिडर कर लो, कॉस्ट कंसिडर कर लो। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये क्या आपकी कॉस्ट बन गई, तो पीजीबी हेड के अंदर से ये माइनस कर लिया। वेयर एज कैपिटल गेन हेड के अंदर इसी को आप लोगों ने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर कर लिया, माइनस नॉर्मल आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। वेयर एज पीजीबी हेड के अंदर जो भी आप लोगों ने सेल अमाउंट मिलाएगा वो आएगा। इसके अंदर से कॉस्ट के अंदर तो भैया फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करी ना, वो इधर क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। अगेन क्या, सपोजिटली कोई आपका असेट है जिसको कि आपने 1 अक्टूबर को चेंज करा किसके अंदर, स्टॉक इन ट्रेड के अंदर। तो भैया जब आप लोगों ने स्टॉक के अंदर कन्वर्ट करा उस टाइम आपको निकालना है कैपिटल गेन। पर कैपिटल गेन आप कैसे निकालोगे, फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस के ऊपर। पर जो पीजीबीपी आप कंप्यूट करोगे ना, पीजीबीपी आप लोग कंप्यूट करोगे फेयर मार्केट वैल्यू एज अ कॉस्ट कंसिडर करके। क्लियर हुआ बच्चा। अब मेरी बात समझो, कई जरूरी तो नहीं पूरा पूरा स्टॉक इन ट्रेड ही क्या हो सेल हो जाए, कई बार क्या होता है पार्ट स्टॉक इन ट्रेड सेल हुआ, सपोजिटली 40% सेल हुआ, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कितने परसेंट स्टॉक इन ट्रेड सेल हुआ है, सपोज इटली 40% कॉस्ट स्टॉक सेल हुआ है। तो अब जब आप कैपिटल गेन निकालोगे तो क्या 100% कैपिटल गेन पे करोगे, क्या नहीं,
कभी भी 100% कैपिटल गेन पे नहीं करोगे। इसके अंदर ओनली एंड ओनली जितना स्टॉक इन ट्रेड आपका सेल हुआ है, पार्ट स्टॉक इन ट्रेड सेल हुआ है तो पार्ट कैपिटल गेन दोगे। अब इसको आप कंप्यूट कैसे करोगे? सपोजिटली 40% आपका क्या स्टॉक इन ट्रेड सेल हुआ, तो आपको स्टॉक इन ट्रेड जो कैपिटल गेन देना है ना, वो ओनली 40% के ऊपर देना है। पर आप जब भी कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे, अगेन क्या, जब भी कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे ना, वो आप लोगों को पूरा 100% कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को परसेंटेज लगानी पड़ेगी। पढ़ो मैंने क्या लिखा है। इफ पार्ट ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड देन ओनली पार्ट कैपिटल गेन विल अराइज। थोड़ा पार्ट ही आएगा। इन द ईयर व्हेन द पार्ट इज सोल्ड compute as 100% capital gain to be paid, then apply specified percentage, जो भी आपकी परसेंटेज है, इसको भी मैं लिख देता हूं, then apply specified percentage। है ना बच्चा, क्लियर हुआ? अब मेरी बात समझो, ये जो सेक्शन है ना, ये जो एक पॉइंट है, ये आप लोगों को जब मैं सेक्शन 54 ईसी पढ़ाऊंगा ना, तब मैं समझाऊंगा। 54 ईसी क्या है? एग्जाम्पशंस वाले है। अब जरूरी थोड़ी ना कैपिटल एसेट ही स्टॉक इन ट्रेड के अंदर कन्वर्ट होएगा। ये भी तो होता है स्टॉक इन ट्रेड को अपन ने कैपिटल एसेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस केस के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन कहां टैक्सेबल होगी? पीजीपी हेड के अंदर। अब जो फेयर मार्केट वैल्यू है जो अपन ने पीजीपी के अंदर टैक्स कर दी, उसको अपन क्या कंसिडर कर लो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन द रेट ऑफ ट्रांसफर। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट कंसीडर कर दी गई। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से आएगा? डेट ऑफ कन्वर्जन से कंसीडर करी जाएगी। इसके बाद एक और केस समझो, क्या है? कैपिटल एसेट जो है ना, वो कंपल्सरी अक्वायर कर लिया, किसने? सरकार ने या किसी भी अथॉरिटीज ने। उस केस के अंदर क्या होता है? अपन को कंपनसेशन मिलता है। अब कंपनसेशन जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है। पहला होता है ओरिजिनल कंपनसेशन, सेकंड होता है एनहेंस कंपनसेशन। अब मेरी बात समझो, ओरिजिनल कंपनसेशन जो होता है ना, वो तो सरकार का पहले ही डिसाइड हो जाता है। पर एनहेंस कंपनसेशन क्या होता है? एसएससी कंपनसेशन से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो अपील करता है, वो कोर्ट के अंदर जाता है, देन उसको क्या मिलता है? हायर कंपनसेशन मिलता है। अब एनहेंस कंपनसेशन को तो ओरिजिनल कंपनसेशन को तो नॉर्मल जैसे आप लोग करते हो टैक्स, नॉर्मली जैसे आप कैपिटल गेन कंप्यूट करते हो वैसे ही कंप्यूट करना है। दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को आप मान लेना पूरा ओरिजिनल कंपनसेशन। पर एनहेंस कंपनसेशन के अंदर क्या होएगा? एनहेंस कंपनसेशन के अंदर ना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आपको कंपनसेशन मिला माइनस क्या करना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ है नहीं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है नहीं, क्योंकि आपने ओरिजिनल कंपनसेशन के अंदर कंसिडर कर लिया। माइनस लिटिगेशन एक्सपेंसेस, आप लोगों ने जो लीगल फीस दी, जो कोर्ट की फीस दी, वो माइनस करना है फॉर द पर्पस ऑफ एनहेंस कंपनसेशन। अब एनहेंस कंपनसेशन जो आपको मिला है, उसका नेचर क्या होएगा? उसका नेचर भी सेम ही होएगा जो आपका क्या है? ओरिजिनल कंपनसेशन का है। ओरिजिनल कंपनसेशन शॉर्ट टर्म है तो एनहेंस कंपनसेशन भी शॉर्ट टर्म आएगा। ओरिजिनल कंपनसेशन अगर लॉन्ग टर्म है तो एनहेंस कंपनसेशन भी लॉन्ग टर्म ही आएगा। अब मेरी बात समझो, कोई एसेट है जो दादाजी का है, दादाजी से उसके पोते को मिला, है ना? अब दादाजी एक्सपायर हो गए तभी तो पोते को मिला होगा। अब पोते के ऊपर सपोजिटली दादाजी को कंपनसेशन मिला एंड केस चल रहा है। अब एनहेंस कंपनसेशन किसको मिला? पोते को मिला। तो क्या पोते के हाथ के अंदर टैक्स होना चाहिए क्या? यस सर। अगर इफ ड्यू टू डेथ ऑफ द ट्रांसफरर इज दादाजी, एनहेंस कंपनसेशन इज रिसीव्ड बाय अनदर पर्सन दैट इज पोता, in that case enhanced compensation will be taxable under the head of capital gain in the hands of other person, that is pota, that is transferee। क्लियर हुआ बच्चा? अब कई बार क्या होता है, कोर्ट ना अभी फाइनल डिसीजन नहीं देती, फाइनल वर्डिक्ट नहीं देती, फाइनल ऑर्डर नहीं पास कर दी, पर इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पे आपको क्या थोड़ा सा अमाउंट रिलीज कर देती है। होता है एक्चुअल लाइफ में ना यही होता है, इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अमाउंट मिल जाता है। अब मेरी बात समझो, जब आपको थोड़ा सा अमाउंट मिला है या आपको कंपनसेशन मिला है, थोड़ा सा, पूरा नहीं मिला, अब जब आपको थोड़ा सा कंपनसेशन मिला है तो कैपिटल गेन उसी टाइम पे टैक्स करना है क्या? नहीं। अब जब आपका फाइनल ऑर्डर आएगा ना, जब आपका क्या आएगा? फाइनल ऑर्डर आएगा, उस टाइम पे आपको पूरा का पूरा जो भी आपको कंपनसेशन मिला है वो टैक्स होएगा। इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पे कभी भी आपका कैपिटल गेन चार्ज नहीं होएगा अनटिल अनलेस आपका फाइनल ऑर्डर पास हुआ हो। अब मेरी बात समझो, आपको आज कंपनसेशन मिलना था पर
आज कंपनसेशन नहीं मिलके आपको 6 महीने बाद मिला कंपनसेशन, तो 6 महीने बाद जब आपको कंपनसेशन मिला तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो कहाँ पे जाएगा, वो IFOS के अंदर जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंदर जाएगा। पर जो भी आपको इनकम हो रही है उसके ऊपर आपको क्या एक डिडक्शन भी मिल जाएगा, कितना, 50% का, 50% का डिडक्शन भी मिलेगा। ये आपको IFOS चैप्टर के अंदर एक बार वापस से रिकॉल कराऊंगा और ढंग से कराऊंगा। इसके बाद मेरी बात समझो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एडवांस मनी अगर आपने फोरफीट कर लिया, एडवांस मनी अगर आपने फोरफीट कर लिया, इसके अंदर दो डेट्स, एक डेट इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1 अप्रैल 2014। अगर बिफोर 1 अप्रैल 2014 हुआ है तो क्या करना है, एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2014 हुआ है तो क्या हुआ है, अपन डिटेल में देखते हैं। अगर बिफोर 1 अप्रैल 2014 हुआ है, अगेन क्या, बिफोर 1 अप्रैल 2014 अगर SSC ने क्या करा है, अमाउंट को फोरफीट करा है, तो सीधा सीधा कॉस्ट से रिड्यूस कर लो भैया। 1 अप्रैल 2014 के पहले अगर SSC ने ही कोई भी अमाउंट फोरफीट करा है तो सिंपल कॉस्ट ऑफ असेट में से अपन उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पर अगर SSC से पहले कोई ओनर था, SSC से पहले कोई और ओनर था, दैट इज प्रीवियस ओनर था, अगर उसने अमाउंट फोरफीट करा तो भाई मेरे को क्या टैक्स कर रहे हो आप, उसके पास जाओ ना, मेरे पास क्या लेने आ रहे हो। तो भैया इस केस के अंदर सिंपल अपन को क्या करना है, इग्नोर करना है। क्या करना है, इग्नोर करना है। पर आफ्टर 1/4/2014, अगेन क्या, आफ्टर 1/4/2014 इसको आप टैक्स कर लो, फोरफिटेड अमाउंट को आप टैक्स कर लो IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर। आई होप से आप लोगों को क्लियर है। अब अपन एग्जाम्पशंस करते हैं, जल्दी से इसको भी कवर अप करते हैं। अब एग्जाम्पशंस को कवर करते हैं। एग्जाम्पशंस के अंदर बच्चा बहुत सारे सेक्शंस है, ईच सेक्शन इज इंपॉर्टेंट। भैया पहली बार कह रहा हूं मैं, ईच सेक्शन इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 54। ये क्या बताता है, एग्जाम्पशन फॉर किसके लिए, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए। किसके लिए, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए। अब भैया ये बता क्या रहा है, एसएससी कौन है, इंडिविजुअल या HUF। अगेन क्या, एसएससी कौन है, इंडिविजुअल या HUF। ट्रांसफर क्या कर रहा है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। भैया ट्रांसफर क्या कर रहा है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है वो कौन से नेचर का होना चाहिए, वो होना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। अब मेरी बात समझो, इसने प्रॉपर्टी सेल करी, इसको गेन हुआ, अब गेन को अपन को एग्जाम करना है तो देयरफॉर इसको कोई ना कोई असेट एक्वायर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो भैया इन्वेस्टमेंट करना क्या है, वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। अगेन क्या, अगर इसको 54, अगर एसएससी को 54 का एग्जाम्पशन चाहिए तो उसको रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, और ट्रांसफर पे जो भी उसको कैपिटल गेन आया उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। अब पूरी लाइफ टाइम के अंदर इंडिविजुअल और HUF को पूरी लाइफ टाइम के अंदर एक क्या दिया है, बेनिफिट दिया गया है। क्या कि एसएससी जो है एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की जगह दो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है, अक्वायर कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54। पर जो कैपिटल गेन का अमाउंट है, किसका, जो कैपिटल गेन का अमाउंट है ना, डज नॉट एक्सीड क्या, 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चा, अब मेरी बात समझो, असेट तो अक्वायर करना है क्या, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, पर कितने टाइम के अंदर, अगर एसएससी क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, अगर एसएससी क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो भैया परचेज के केस के अंदर 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। अगेन क्या, 1 साल पहले और 2 साल बाद में फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। पर अगर यही एसएससी क्या कर रहा है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करा रहा है, तो 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर तक एसएससी क्या कर सकता है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करा सकता है। और CGAS है, कैपिटल गेन अकाउंट्स की, ये अपन को एक नोट है एंड के अंदर, वो मैं एक बार पढ़ा दूंगा। अब वायोलेशन समझो, दैट इज जो भी आप लोगों ने अभी तक कैपिटल गेन क्या करा है, एग्जम्प्ट करा है, जो भी आप लोगों ने कैपिटल गेन एग्जम्प्ट करा है वो आपके न्यू असेट के, वो आपके न्यू असेट के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वायलेशन की कंडीशन क्या है कि जो भी आप लोगों ने नया कैपिटल असेट अक्वायर करा है, जो भी आप लोगों ने नया कैपिटल असेट अक्वायर करा है, उसको आप क्या कर रहे हो,
ट्रांसफर कर रहे हो विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन, तो देयर फॉर न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या न्यू असेट जो भी आप लोग अक्वायर कर रहे हो उसको बेयर मिनिमम 3 साल तक आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा। आई होप सो क्लियर हुआ बच्चा, है ना। और अगर नहीं करा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू असेट जो है उसमें से जो भी आप लोगों ने क्या करा है, जो भी आप लोगों ने कैपिटल गेन या एग्जम्प्ट करा है, जो भी अमाउंट आपका एग्जम्प्टेड है वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से रिड्यूस हो जाएगा। समझे क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू असेट से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। समझे क्या। अब आते हैं अपन सेक्शन 54B। सेक्शन 54B कौन सा है, एसएससी क्या ट्रांसफर कर रहा है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो वैसे ही क्या है, एग्जम्प्ट है। अब क्या ट्रांसफर कर रहा है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अब भैया एसएससी कौन है यहाँ पे, इंडिविजुअल्स और एचयूएफ। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। ये वो लैंड है जो कि एग्रीकल्चर पर्पज से यूज हुआ है 2 years preceding before the date of ट्रांसफर। भैया वो एग्रीकल्चर पर्पज से यूज होना चाहिए 2 साल पहले तक। अब नेचर ऑफ कैपिटल गेन कौन सा है, भैया दोनों कैपिटल गेन कवर है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के कैपिटल गेन, दोनों टाइप नेचर कवर है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोथ कवर है। अब जो असेट इसको अक्वायर करना है, असेट मतलब कि जो अभी परचेज करना है एग्जेम्पशन के लिए, वो कौन सा करना है, या तो अर्बन या रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अब टाइम लिमिट कितनी है सर, इधर 3 साल नहीं है, इधर है 2 years। भैया परचेज के केस के अंदर, अक्वायर के केस के अंदर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर है। क्लियर है बच्चा, सीजीएएस की स्कीम यहाँ पे भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। एग्जाम्शन कितना है, लोअर ऑफ, एग्जाम्शन कितना है, लोअर ऑफ कैपिटल गेन जो आपका नेट है, और जितना भी आप लोगों ने अमाउंट इन्वेस्ट करा है। अब इसके अंदर भी वायोलेशन कौन सी है, सेम है सेक्शन 54 की क्या है, 3 साल तक असेट को होल्ड करना है, नहीं होल्ड करा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से वो माइनस हो जाएगा। अब सेक्शन 54D के अंदर अपन ये कह सकते हैं एग्जाम्शन फॉर लैंडेड बिल्डिंग, जो कि कंपल्सरीली क्या हो रहा है, अक्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है, कंपल्सरीली अक्वायर हो रहा है। इसके अंदर एसएससी कौन है, एनी एसएससी, कोई सा भी एसएससी। ट्रांसफर क्या हो रहा है, ट्रांसफर क्या हो रहा है, कंपल्सरी एक्वायर हो रहा है, किसका, लैंड और बिल्डिंग का, जो कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए एसएससी से क्या होती थी, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए एसएससी यूज करता था 2 years प्रीसीडिंग प्रायर टू दी डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर के 2 साल पहले तक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के तौर पे उसको यूज करा जाता था, लैंड और बिल्डिंग को। अब नेचर ऑफ कैपिटल गेन कौन सा, बोथ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही क्या है, कवर है। अब असेट जो अक्वायर करना है वो कौन सा अक्वायर करना है, लैंड और बिल्डिंग ही। फॉर दी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए क्या करना है, लैंड और बिल्डिंग अक्वायर करना है। अब इसके लिए जो टाइम लिमिट है अक्वायर के केस के अंदर, अक्वायर के केस के अंदर इधर कितना है, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन। भैया ये कंपलसरी अक्वायर है, कंपलसरी अक्वायर के केस के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा ना। तो कंपनसेशन जब से मिला है उसके 3 साल तक आप क्या कर सकते हो, कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अक्वायर कर सकते हो। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग अक्वायर कर सकते हो। सीजीएएस की स्कीम यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, पर एग्जाम्शन कितना मिलेगा, एग्जाम्शन शुड बी लोअर ऑफ कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड। समझे क्या। इसके अंदर भी सेम वायोलेशन की कंडीशन है सेक्शन 54 की, दैट इज 3 साल तक एसएससी को असेट को होल्ड करके रखना है। 3 साल के पहले ट्रांसफर कर दिया तो भैया जो भी आप लोगों का कैपिटल गेन था वो आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो जाएगा। अब 54EC ये है इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसके अंदर थोड़ा अमेंडमेंट भी है, कृपया करके इसको ध्यान से पढ़े। सेक्शन 54EC दैट इज एग्जम्पशन फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस के अंदर एसएससी कौन है, एनी एसएससी, कोई सा भी एसएससी ट्रांसफर क्या कर रहा है, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, लैंड और बिल्डिंग और बोथ। नेचर ऑफ कैपिटल गेन कौन सा आना चाहिए भैया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसके अंदर जो असेट अक्वायर करने हैं भैया ये इंपॉर्टेंट है, असेट जो अक्वायर करने हैं ना वो स्पेसिफाइड टाइप ऑफ बॉन्ड है। अगेन क्या, जो भी असेट अक्वायर करने हैं वो क्या करने, स्पेसिफाइड टाइप ऑफ बॉन्ड एक्वायर करने हैं। स्पेसिफाइड टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, जिनका की क्या है, होल्डिंग पीरियड कह लो, रिडम्पशन पीरियड कह लो, कितने साल का है, 5 साल का है। कितने साल का है, 5 साल तक एसएससी को स्पेसिफाइड टाइप ऑफ बॉन्ड होल्ड करके रखने पड़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54EC। बॉन्ड कौन कौन से, नाही बॉन्ड, आरईसीएल बॉन्ड, पीएफसी बॉन्ड, आईआरएफसी बॉन्ड। नाही बॉन्ड, आरईसीएल बॉन्ड, पीएफसी बॉन्ड, आईआरएफसी बॉन्ड। क्लियर है बच्चा। अब इसके बाद 2 नए तरीके के बॉन्ड, अगेन क्या, 2 नए तरीके के बॉन्ड और इंट्रोड्यूस करे गए। पहला है हुडको बॉन्ड, दूसरा है IREDA बॉन्ड। पहला क्या है, हुडको बॉन्ड, सेकंड है IREDA बॉन्ड।
बच्चा 6 टाइप के बॉन्ड कौन कौन से हो गए? नाही बॉन्ड, RECL बॉन्ड, PFC बॉन्ड, IRFC बॉन्ड, हुडको बॉन्ड, IREDA बॉन्ड। क्लियर है बच्चा? पर जो स्टार्टिंग के 4 थे कौन कौन से? नाही, RECL, PFC, IRFC बॉन्ड। ये इशूड कब होने चाहिए? इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2018। पर हुडको बॉन्ड है, कौन सा है? हुडको बॉन्ड है, वो कब इशू होना चाहिए? इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2025। भैया इस बॉन्ड के अंदर भी आप क्या कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC। और जो नए टाइप के बॉन्ड है दैट इज IREDA बॉन्ड, वो कब इशू होने चाहिए? इशूड ऑन और आफ्टर 9 जुलाई 2025। क्या डेट है? 9 जुलाई 2025। क्लियर है बच्चा? पर कितने टाइम के अंदर असेट्स को अक्वायर करना है? कितने टाइम के अंदर स्पेसिफाइड बॉन्ड्स को अक्वायर करना है? भैया विद इन 6 मंथ। कितने टाइम में? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। कितने टाइम में? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब मेरी बात समझो, इसके अंदर क्या है? एग्जाम्पशंस के अंदर एक एडिशन है। एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? दैट इज लोअर ऑफ कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड। यहां तक तो क्लियर है भैया। एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? लोअर ऑफ कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड। पर यहां पे क्या है? एक आपको कैपिंग दे दी गई है। क्या दे दी गई है? कैपिंग, दैट इज मैक्सिमम इतना ही आपको एग्जाम्पशन मिल सकता है। कैपिंग कितने की है भैया? कैपिंग है 50 लाख की। कैपिंग कितने की है? 50 लाख की। अब वायोलेशन क्या है भैया? आपका असेट, आपका स्पेसिफाइड बॉन्ड्स का लॉक इन पीरियड कह लो, रिडेम्पशन कितने साल का था? 5 ईयर का। अगर आपने उन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स को 5 ईयर के पहले ही क्या करा? कन्वर्ट कर दिया। किसके अंदर? या तो कैश के ऊपर या उन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स के ऊपर ही आप लोगों ने क्या करा? लोन ले लिया। तो भैया जो भी आपने एग्जाम्पशन लिया वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट सेक्शन में, दैट इज सेक्शन 54F। 54F क्या कहता है भैया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। भैया क्या? एग्जाम्पशन फॉर एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अदर देन क्या? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। भैया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तो यहाँ पे कवर हो गई ना आपकी, कहाँ पे? सेक्शन 54 के अंदर कवर हो गई है। तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी आप लोग क्या ट्रांसफर कर रहे हो? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। फॉर एग्जाम्पल अपन मान के चलते हैं आप क्या ट्रांसफर कर रहे हो? गोल्ड ट्रांसफर कर रहे हो। क्या ट्रांसफर कर रहे हो? गोल्ड ट्रांसफर कर रहे हो। तो भैया गोल्ड कहाँ पे कवर होएगा? गोल्ड कवर हो जाएगा आपका 54F के अंदर। अब इसके अंदर एसएससी कौन है? या तो इंडिविजुअल या HUF। अगेन क्या? एसएससी कौन है? इंडिविजुअल्स और HUF। असेट ट्रांसफर क्या कर रहे हैं? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। भैया कोई सा भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई सा भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। नेचर ऑफ कैपिटल गेन ऑब्वियसली बात है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। अब असेट क्या अक्वायर करना है भैया? ध्यान देना यहाँ पे, असेट क्या अक्वायर करना है? 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। भैया सपोजिटली मेरे पास क्या है? गोल्ड है। मैंने गोल्ड को ट्रांसफर करा, वो मेरा, उससे मेरा आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन असेट को बेच के, दैट इज गोल्ड को बेच के मैंने क्या अक्वायर करना है? 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कहां पे? इंडिया के अंदर। पर एक कंडीशन और है। एक कंडीशन क्या है? और है। वो क्या है? जिस दिन भी मैं क्या कर रहा हूं? ट्रांसफर कर रहा हूं किसका? कैपिटल असेट का, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट का। उस दिन मेरे पास, उस दिन एसएससी के पास should not own more than 1 residential house property, should not own more than 1 residential house property। मेरे पास, एसएससी के पास एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। भैया अगेन समझो, सेक्शन 54F के लिए अगर एसएससी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रहा है तो उसको अगर एग्जम्पशन क्लेम करना है, दैट इज उसको 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करना अलाउड है। पर जिस दिन मैं ट्रांसफर कर रहा हूं ना, उस दिन मेरे पास एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट, मैं एक नई अक्वायर कर सकता हूं और एक मेरे पास एग्जिस्टिंग हो सकती है। क्लियर है बच्चा? अब टाइम लिमिट क्या है? परचेज के केस के अंदर 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, और कंस्ट्रक्शन के लिए 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। क्लियर है? पर इसके अंदर क्या है जो अपन को एग्जामिशन मिलेगा? इसके अंदर क्या है जो अपन को एग्जामिशन मिलेगा? वो क्या मिलेगा? वो प्रोपोर्शनल मिलेगा। उसका फॉर्मूला भी देख लो क्या है। एग्जामिशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्रोपोर्शनल मिलेगा। प्रोपोर्शनल मतलब के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको जितना हुआ इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू असेट,
इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। सपोजिटली मेरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 50 का है, जो मैंने न्यू एसेट एक्वायर करा है वो कितने का एक्वायर करा है, 150 का। नेट सेल कंसिडरेशन मेरे को 100 मिली है, तो भैया इसका मेरे को टोटल जो प्रोपोर्शनल कैपिटल गेन मेरा एग्जाम्प्ट होगा वो कितना होगा, 75। पर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही कितना है, 50 का है, तो भैया 75 और 50 विच एवर इज लोअर, तो भैया मेरे को 50 का पूरा प्रोपोर्शनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्या एग्जाम्पशन मिल जाएगा। पर इसके अंदर क्या मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 10 करोड़ की है। और इसके अंदर वायोलेशन की कंडीशन समझो भैया, ये डिफरेंट है। वायोलेशन की कंडीशन क्या है, जो भी आपने नया एसेट है उसको ट्रांसफर करा है कितने साल के अंदर, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑब्लिक और कंस्ट्रक्शन। तो जो भी आपने एग्जाम्पशन क्लेम करा है अर्लियर, जो भी आपने क्या करा है एग्जाम्पशन क्लेम करा है कब, अर्लियर, वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडर करा जाएगा। भैया वायोलेशन की कंडीशन इधर अलग है पर ट्रीटमेंट मोटा मोटी सेम ही है। कंडीशन क्या है, जो भी आपने नया असेट अक्वायर करा है, परचेज करा है, उसको विद इन 3 year आप लोगों ने क्या करा, ट्रांसफर कर दिया। तो भैया जो भी आपका नेचर, जो भी आपका एग्जाम्पशन था वो क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। और वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसीडर करा जाएगा। क्लियर है बच्चा। अब एडिशनल कंडीशन क्या थी, मेरे पास एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या है, शुड नॉट परचेज एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी विद इन 2 years और कंस्ट्रक्ट विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। भैया मैं कोई नई हाउस प्रॉपर्टी विद इन 2 years क्या कर सकता हूँ, परचेज नहीं कर सकता, एंड विद इन 3 years उस डेट से कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। समझा क्या बच्चा। अब अपन आते सीजीएस स्कीम। सीजीएस स्कीम है क्या, सीजीएस स्कीम क्या कहती है, जो भी एग्जाम्पशन अपन ने कहा क्लेम करे, सेक्शन 54 के अंदर, 54B के अंदर, 54D के अंदर, 54F के अंदर, अगर ये सारे इन्वेस्टमेंट एसएससी ने बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग नहीं करे, देन जो भी उसका नेट कंसिडरेशन और कैपिटल गेन है, वो उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर, सीजीएएस स्कीम के अंदर क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। देन ओनली क्या, जो भी उसने अमाउंट डिपॉजिट करा है, वो उसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट बन जाएगा। भैया या तो आप इन्वेस्टमेंट कर दो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करा तो आप क्या करो, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर अमाउंट डिपॉजिट कर दो। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर अगर आपने डिपॉजिट करा, वो भी आपके न्यू असेट की कॉस्ट ही कंसिडर करा जाएगा। अब इसकी टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट समझो, डिपॉजिट शुड बी मेड, डिपॉजिट कब करना चाहिए, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, जो भी आपकी रिटर्न फाइलिंग की एक्चुअल डेट है। अब जो भी आपका अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट मतलब के द अमाउंट जो आपने डिपॉजिट करा है वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। अगर नॉट यूटिलाइज फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस, अगर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो अनयूटिलाइज जितना भी अमाउंट है shall be charged to the capital gain in the previous year in which the specified period expires. Specified period 3 years 2 year as the case में भी अलग अलग है। अब मेरी बात समझो, एसएससी जिसने की अमाउंट डिपॉजिट करा है सीजीएएस के अंदर, वो एक्सपायर हो गया, तो जो अमाउंट मिला वो किसको मिला, उसके लीगल हायर्स को मिला। तो वो जो लीगल हायर्स को मिला, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम, द अमाउंट इज नॉट, जो अमाउंट मिला ना वो क्या है, नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ लीगल हायर, के हाथ में क्या है, चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। अब आते हैं अपन सेक्शन 50B। ये कौन सा है, स्लम सेल। स्लम सेल को आप ये समझो, अपन इंडिविजुअली कोई भी कैपिटल असेट ट्रांसफर नहीं कर रहे, पूरी की पूरी एंटायर अंडरटेकिंग, पूरी और यूनिट डिवीजन ही क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर है बच्चा। अब इसके अंदर क्या करते हैं अपन, जो कंप्यूट करेंगे ना कैपिटल गेन, जो अपन कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे वो अलग तरीके से करेंगे। क्या है, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कौन से, रूल 11 यूएई कहां पे गिवन है, नोट नंबर 9 पे। नोट नंबर 9 पहले अपन पढ़ते हैं। अब नोट नंबर 9 क्या कहता है, रूल 11 यूएई, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर और on the date of transfer of slum sale shall be higher of FMV1 और FMV2। अब FMV1 क्या है,
फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरटेकिंग, भैया जो भी आप डिवीजन, जो भी आप अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर रहे हो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, या जो भी आपको कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, विच एवर इज हायर। अगेन क्या, रूल नंबर 11 यूएई क्या कहता है, या तो कंसिडरेशन या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अंडरटेकिंग, विच एवर इज हायर क्या है आपका, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसके बाद जो आपका नॉर्मल एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है वो माइनस करोगे, इससे क्या जाएगा, नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन में से क्या माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग। नेट वर्थ के लिए अपन को कौन सा देखना है, नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 1 क्या है, जितने भी असेट है, जितने भी असेट्स है, अगर डेप्रिशिएबल है तो डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जितने भी असेट्स है अगर डेप्रिशिएबल है तो डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अदर असेट्स के लिए बुक वैल्यू, अदर असेट्स के लिए बुक वैल्यू। और जितनी भी लाइबिलिटीज है उनकी भी क्या लेनी है, बुक वैल्यू। जितने भी लाइबिलिटीज है उनके लिए क्या लेनी है, बुक वैल्यू। पर यहाँ पे नोट 6 लिखा है। अब नोट 6 पढ़ो एक बार, क्या है नोट 6 क्या है, लाइबिलिटी डू नॉट इंक्लूड। अरे भैया लाइबिलिटी क्या इंक्लूड नहीं करती, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या इंक्लूड नहीं करती, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब मेरी बात समझो, अदर नोट्स भी पढ़ लेते हैं। जो भी अपन ने रिवैल्यूएशन करा है किसका, असेट्स का, उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। जो भी अपन ने रिवैल्यूएशन करा है असेट्स का, उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। अगर आपकी नेटवर्थ जो है वो नेगेटिव आ गई है, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी निल। और अगर जो अपन लोग स्टॉक इन ट्रेड, जो भी अपन लोग स्लम सेल के अंदर स्टॉक सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर कभी भी पीजीबीवी हेड के अंदर क्या आएगा, गेन नहीं आएगा। अब मेरी बात समझो, नेचर ऑफ कैपिटल असेट, या तो नेचर ऑफ कैपिटल गेन इन स्लम सेल वुड बी ईदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इट विल डिपेंड, ये किस पे डिपेंड करेगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर अंडरटेकिंग जो है वो मोर देन 3 इयर्स के लिए है, अगर पीरियड ऑफ अगर अंडरटेकिंग जो है वो आपने 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर आप लोगों ने हेल्ड करी है, तो क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर लेस देन 3 ईयर के लिए होल्ड करी है, 3 इयर्स और लेस, तो जो होगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है भैया। अब मेरी बात समझो, स्लम सेल के अंदर एसएससी को रिपोर्ट भी फर्निश करनी है। किसकी रिपोर्ट फर्निश करनी है, सीए की। क्या कि जो भी नेटवर्थ का कंप्यूटेशन हुआ है, किसका नेटवर्थ का कंप्यूटेशन हुआ है, वो क्या हुआ है, करेक्टली हुआ है। क्लियर है बच्चा, यहां तक क्लियर है। अब सेक्शन 50A, सेक्शन 50A क्या कहता है कि भैया कैपिटल गेन किसके केस के अंदर, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के केस के अंदर। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कौन कौन सी है, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड पर अक्वायर होने चाहिए कब, ऑन और आफ्टर 1/4/2024, 1/4/2024 के क्या होने चाहिए, बाद अक्वायर होने चाहिए। क्या कह रहा हूं, अक्वायर होने चाहिए स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कौन कौन से भैया, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड वेयर नॉट मोर देन 35% ऑफ टोटल प्रोसीड शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। 35% से ज्यादा इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं होने चाहिए। सेकंड है मार्केट लिंक डिबेंचर्स। मार्केट लिंक डिबेंचर्स कभी भी अक्वायर करे हो, मार्केट लिंक डिबेंचर्स कभी भी अक्वायर करे हो। अब मार्केट लिंक डिबेंचर्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट जिनका कि प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है ना, वो प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या होता है, डेट फॉर्म के अंदर होता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट किस फॉर्म में होता है, डेट फॉर्म के अंदर। और उनका जो भी रिटर्न है ना, क्या रिटर्न, वो लिंक किससे होता है, मार्केट से लिंक्ड होता है। भैया दो टाइप का एसेट, दो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, क्लियर है। तीसरा अनलिस्टेड डिबेंचर्स, चौथा अनलिस्टेड बॉन्ड। अनलिस्टेड डिबेंचर्स और अनलिस्टेड बॉन्ड ये ट्रांसफर होने चाहिए, रिडीम होने चाहिए, मेच्योर होने चाहिए कब, आफ्टर 23 जुलाई 2024। कब, आफ्टर 23 जुलाई क्या होने चाहिए, रिडीम, ट्रांसफर और मेच्योर होने चाहिए। अब इस केस के अंदर जब भी आपका कैपिटल गेन आएगा, इस केस के अंदर जब भी आपका कैपिटल गेन आएगा, वो किस नेचर का आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। किस नेचर का आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नेचर का आएगा। सिंपल है, जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुआ ऑन ट्रांसफर वो आपका बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, माइनस जो भी आपके एक्सपेंडिचर इनकर हुए, माइनस जो भी आपकी कॉस्ट लगी, तो जो भी आपका गेन आएगा वो किस नेचर का आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के नेचर का आएगा। क्लियर है बच्चा। अब आते बढ़िया चीज के ऊपर, दैट इज सर्टेन ट्रांजेक्शन, जो क्या है, ट्रांसफर ही कंसिडर नहीं करे गए। अगर ट्रांसफर ही नहीं है तो कैपिटल गेन तो बात ही नहीं लगेगा। सबसे पहला है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन पार्टीशन
टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। भैया एचयूएफ टूट रही है तो एचयूएफ के असेट्स जो है वो उसके मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट हुए। अगर मेंबर्स को असेट मिले एचयूएफ के तो भैया ये क्या है, ट्रांसफर कंसिडर नहीं करा जाएगा। सेकंड क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। भैया कैपिटल एसेट कौन ट्रांसफर कर रहा है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। भैया क्या है, अमेंडमेंट है, कौन ट्रांसफर कर रहा है कैपिटल एसेट को, इंडिविजुअल्स और एचयूएफ अंडर गिफ्ट विल इररिवोकेबल ट्रस्ट। भैया गिफ्ट के अंदर, विल के अंदर, इररिवोकेबल ट्रस्ट के अंदर कौन ट्रांसफर कर रहा है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। क्या ट्रांसफर कर रहा है, कैपिटल एसेट। ये भी ट्रांसफर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा, हेंस कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तीसरी और चौथा पॉइंट समझो क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है कौन, होल्डिंग कंपनी ट्रांसफर कर रही है किसको, सब्सिडरी कंपनी को। होल्डिंग कंपनी ट्रांसफर कर रही है किसको, सब्सिडरी कंपनी को, या सब्सिडरी ट्रांसफर कर रही है किसको, होल्डिंग कंपनी को। पर कंडीशन क्या है बाबू, कंडीशन समझो, जो होल्डिंग कंपनी है ना उसने 100% शेयर्स एक्वायर करने हैं, उसने 100% शेयर्स एक्वायर करने हैं किसके, सब्सिडरी कंपनी के। और ट्रांसफरी कंपनी दैट इज होल्डिंग और सब्सिडरी क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होने चाहिए। समझा क्या, अब मेरी बात समझो, इन अबव केसेस, ये यहां पे आना चाहिए, एक मिनट, इन अबव केसेस कौन से, फर्स्ट कौन सा वाला, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। सेकंड इंडिविजुअल्स और एचयूएफ क्या कर रहा है, गिफ्ट विल इरिवोकेबल ट्रस्ट, और होल्डिंग कंपनी से सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी से होल्डिंग कंपनी के लिए। बात समझो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे। भैया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। भैया पुराने वाले, जब हमारे दादाजी ने, जब हमारी होल्डिंग कंपनी है, जब एचयूएफ ने जो कॉस्ट लगाई वो ही क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, वो अपने लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो भी कॉस्ट किसने, प्रीवियस ओनर ने इनकर करी है, वो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के अंदर इंक्लूड करी जाएगी। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंक्लूड इन कॉस्ट इनकर बाय प्रीवियस ओनर एंड प्रेजेंट ओनर शैल बी कंसिडर। भैया दोनों जनों ने जो भी इंप्रूवमेंट कराया है वो कंसिडर करा जाएगा। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कंसिडर करना है, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर। भैया पिछले ओनर ने जो होल्ड करा है वो भी क्या कंसिडर करा जाएगा। क्लियर है बाबू, अब मेरी बात समझो, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, पर नीचे, जैसे नीचे अपॉन के अंदर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हेल्ड बाय, कब का लेना है, तो भैया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो अपन नॉर्मल लेते हैं इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिस साल आप लोगों ने क्या करा है, ट्रांसफर करा है, अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच असेट वाज फर्स्ट हेल्ड बाय प्रीवियस ओनर। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कौन सा लेना है, जब प्रीवियस ओनर ने इसको हेल्ड करा है। आई होप सो आप लोगों को क्लियर है। देयरफॉर प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट लगी, प्रीवियस ओनर ने जब से हेल्ड करा है, प्रीवियस ओनर ने जो इंप्रूवमेंट करा है, सब कुछ कंसिडर करा गया है। क्लियर है बच्चा। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट के अंदर। अब मेरी बात समझो, जो भी कैपिटल एसेट अपन ट्रांसफर कर रहे हैं इन एनी अमेलगामेटिंग कंपनी, जैसे कि ए है और बी है, दोनों मिलकर बना रहे ए बी लिमिटेड, तो भैया जो ए बी को जो भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो भैया ये जो ए बी लिमिटेड को जो भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करे किसने, ए और बी लिमिटेड ने, तो भैया ये जो है ना ये ट्रांसफर कंसिडर नहीं करा जाएगा। पर जो ए बी लिमिटेड है ना वो कौन सी कंपनी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। सेम डीमर्जर के केस के अंदर ए बी लिमिटेड है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, ए लिमिटेड में और बी लिमिटेड में, तो भैया जो भी कैपिटल एसेट ए बी लिमिटेड के है अब किसको गए, ए लिमिटेड को और बी लिमिटेड को, तो भैया जो भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करे गए वो ट्रांसफर कंसिडर नहीं करे जाएंगे। और ये जो नई कंपनी फॉर्म हुई है दैट इज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, कौन सी कंपनी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अब अपन 7 पॉइंट समझते हैं क्या है, ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर्स इन अ रिजल्टिंग कंपनी इन अ स्कीम ऑफ डीमर्जर टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी। भैया ए बी लिमिटेड है, ए बी लिमिटेड क्या हो रही है, अब डीमर्ज हो रही है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, तो भैया ए बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स है उनको अब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के शेयर इशू करे गए, तो भैया ये जो शेयर इशू करे गए ना ये भी ट्रांसफर कंसिडर नहीं करे जाएंगे। सेम अपन उल्टा ले लेते, अब ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, दोनों मिलके ए बी लिमिटेड बना रहे, तो भैया ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स और बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को ए बी लिमिटेड के शेयर इशू करे गए, तो भैया ये भी क्या है, ट्रांसफर कंसिडर नहीं करा जाएगा।
क्या कंसिडर नहीं करा जाएगा? ट्रांसफर कंसिडर नहीं करा जाएगा। अब मेरी बात समझो, क्या हो रहा है? बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, डिबेंचर स्टॉक्स है, इनको क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। इनको क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं इन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, सेम कंपनी के। भैया आप लोगों के पास बॉन्ड्स है, आप लोगों के पास डिबेंचर्स है, आप लोगों के पास स्टॉक है, भैया इनको किसके अंदर कन्वर्ट करा जा रहा है? इनको इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स के अंदर कन्वर्ट करा जा रहा है, वो भी किसके? सेम कंपनी के। तो भैया ये भी क्या है? ट्रांसफर नहीं है। अब मेरी बात समझो, इस नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रेफरेंस शेयर है, आपके पास किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर है, उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो। अरे भैया आपके पास पैसा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। सेम कंपनी के पहले आपने प्रेफरेंस शेयर थे, अब आप लोगों ने क्या करा? इक्विटी शेयर परचेज कर लिए उस कंपनी के, इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो भैया कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम ही तो चेंज हो रहा है, तो ट्रांसफर है क्या? सिंपल ट्रांसफर नहीं है। अब अपन क्या कर रहे हैं? 11 पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट है, उसको अपन क्या कर रहे हैं? गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो भैया ये भी क्या है? ट्रांसफर नहीं है। अब मेरी बात एक और समझो, ट्रांसफर ऑफ सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरन गोल्ड बॉन्ड कौन इशू कर रहा है? आरबीआई। इनका क्या हो रहा है? रिडम्पशन हो रहा है। इनका क्या हो रहा है? रिडम्पशन हो रहा है इंडिविजुअल के केस के अंदर। तो ये भी क्या है? ट्रांसफर कंसिडर नहीं करा जाएगा। अब मेरी बात समझो, 13 पॉइंट, अपने पास क्या है? मूर्ति है, अपने पास क्या है? एक आर्ट है, अपने पास क्या है? कोई स्क्रिप्ट है जो पुरानी है, अपन क्या कर रहे हैं? उसको गवर्नमेंट म्यूजियम के अंदर, गवर्नमेंट नेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये भी क्या है? ट्रांसफर कंसिडर नहीं करा जाएगा। भले ही अपन दे रहे हैं कैपिटल एसेट, अपने कोई भी आर्ट को अपन दे रहे हैं, पर अपन किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को, गवर्नमेंट नेशनल म्यूजियम्स को, आर्ट गैलरीज को, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है जो, भैया इस केस के अंदर क्या है? ये ट्रांसफर कंसिडर नहीं करा गया, हेंस इसके ऊपर क्या? कैपिटल गेन नहीं आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिवर्स मॉर्गेज वाला, और इसको ध्यान से पढ़ो, समझा देता हूँ शॉर्ट के अंदर। ये कौन है? ये एक एसएससी है। ये क्या है? सुपर सीनियर सिटीजन है, दैट इज 90 ईयर्स का, और ये सिंगल है। इसके पास एक मकान है। इसने क्या करा? बैंक के पास गया, बैंक को बोला भैया आप मेरे से मेरा मकान ले लेना मेरे मरने के बाद, और अभी आप मेरे को क्या करो? 50,000 रुपए पर मंथ, क्या 50,000 रुपए पर मंथ मेरे को दो, जिससे कि मैं मेरा रहना निकाल पाऊं जब तक मैं जिंदा हूं तब तक के लिए। क्या दो? 50,000 रुपए पर मंथ दो, ताकि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक रह लूं ढंग से। और इस, है ना? अब ये जो आपको क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ क्या? कैपिटल एसेट, दैट इज एसएससी का मकान, किसको? बैंक को। तो भैया ये जो ट्रांसफर हुआ ना, ये क्या? ट्रांसफर कंसिडर नहीं करा जाएगा। और ये जो 50,000 रुपए पर मंथ मिला ना, ये भी क्या है? एग्जम्प्ट है। क्या है? एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1043, एग्जम्प्ट है। बस आप ये याद रखो। अगेन क्या? रिवर्स मॉर्गेज के अंदर जो भी एसएससी को पैसा मिला बैंक से, वो भी एग्जम्प्ट है, और जो ये मकान का ट्रांसफर हुआ, ये भी ट्रांसफर कंसिडर नहीं करा जाएगा। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? अब नाउ बायबैक। अब बायबैक को ढंग से पढ़ो। टैक्सेशन इन केस ऑफ बायबैक, भैया इसके अंदर अमेंडमेंट प्लीज ध्यान देना। बिफोर 30 सितंबर 2024, क्या? बिफोर 30 सितंबर 2024 से पहले हमेशा 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 बायबैक के केस के ऊपर कंपनी टैक्स पे करती थी। बायबैक के केस के ऊपर हमेशा हमेशा कंपनी टैक्स पे करती थी एट द रेट ऑफ 23.296%। कंपनी का फाइनल लेवल पे अपन इंडिविजुअल के हाथ में आते हैं। शेयर होल्डर्स के हाथ के अंदर क्या? शेयर होल्डर्स के हाथ के अंदर जो भी आप लोगों को डिविडेंड मिलता है, जो भी आप लोगों का बायबैक होता है, वो क्या होता है? हमेशा एग्जम्प्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कंपनी ने एक बार टैक्स पे कर तो दिया, देखो कंपनी ने एक बार टैक्स कर दिया, टैक्स पे कर दिया, तो शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या हुआ? वो एग्जम्प्ट हो गया। भैया क्लियरली मेरी बात समझो, अभी तक कंपनी टैक्स पे करती थी किस पे? बायबैक पे, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या है? बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस। देयरफॉर बायबैक प्राइस सपोजिटली है 130, इशू प्राइस है सपोजिटली 100। तो भैया अभी तक 30 रुपए जो थे उसके ऊपर कंपनी टैक्स पे करती थी, एंड शेयर होल्डर्स के हाथ में वो क्या था? एग्जाम था। हेंस नेट तो 30 रुपए के ऊपर ही अपन क्या कर रहे हैं? टैक्स पे हो रहा है। क्लियर है? बिफोर 30 सितंबर 30 रुपए के ऊपर कंपनी टैक्स पे करती थी। अब आफ्टर 30 सितंबर, दैट इज 1 अक्टूबर के बाद, दैट इज 1 अक्टूबर के बाद क्या हुआ? कंपनी के हाथ में क्या हुआ? कुछ भी टैक्स नहीं लग रहा। कंपनी के हाथ में क्या है? कुछ भी टैक्स नहीं लग रहा। पर शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या होता है? शेयर होल्डर्स के हाथ में भैया जितना भी पेमेंट मिला, जितना भी पेमेंट मिला, अपने केस के अंदर 130 रुपीज, जितना भी पेमेंट मिला, कितना मिला? 130 रुपीज। उसको आप ले जाओ आईएफओएस हेड के अंदर, एंड उसको क्या? उसको डीम डिविडेंड कंसिडर कर लो। अगेन क्या?
बायबैक के केस के अंदर जितना भी प्राइस मिला किसको, शेयर होल्डर्स को, उसको ले जाओ बायबैक उसको ले जाओ आईएफओएस हेड के अंदर एंड उसको कंसिडर करो डीम डिविडेंड एंड उसको नॉर्मल टैक्स रेट के अंदर क्या करो आप, नॉर्मल टैक्स रेट के अंदर आप उसको टैक्स कर दो। समझे क्या यहां तक? आईएफओएस के अंदर ले जाओ, जितना भी अमाउंट मिला उसको डीम डिविडेंड कंसीडर करो और नॉर्मल स्लैब रेट से उसको क्या करो, टैक्स कर दो। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, जो आपकी कॉस्ट लगी दैट इज 100 रुपीज, उसका क्या होएगा? तो भैया उस केस के अंदर जो आपकी 100 रुपीज की कॉस्ट लगी ना, उसको आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कंसिडर कर लो। कैसे? देखो भैया, जब भी आप लोग कैपिटल गेन निकालते हो तो अपन क्या करते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे ऑलवेज निल आएगी, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे डीम डिविडेंड कंसिडर कर दिया ना, तो डीम डिविडेंड कंसिडर कर दिया तो कॉस्ट आपकी निल हो गई, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आप लोगों की लागत लगी है उसको आप माइनस करो, तो माइनस वो हमेशा लॉस ही आएगा ना, वो हमेशा क्या आएगा, लॉस ही आएगा ना। देयर फॉर नेट अगर देखा जाए, नेट इफेक्ट, तो भैया जो भी आपको 130 मिले वो आपके आईएफओएस सेट करने चले गए, और जो भी आपकी कॉस्ट लगी वो क्या हुआ, कैपिटल लॉस हो गई आपका। और भैया नेट नेट तो 30 रुपए पे ही आपका कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो ना, नेट तो 30 रुपए आपकी इनकम कंसिडर करी जा रही है ना। सिंपल बायबैक के केस के अंदर ये समझो, जितना भी आपको अमाउंट रिसीव हुआ वो आईएफओएस हेड करने चले जाएगा, और जितनी भी आपकी कॉस्ट लगी है वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, एज द केस में भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कंसिडर होएगी। क्लियर हुआ बच्चा? नाउ लिक्विडेशन का केस, लिक्विडेशन के केस के अंदर क्या होता है, सपोजिटली टाटा कंपनी है, ये लिक्विडेट हुई। अब लिक्विडेशन के केस के अंदर ना, देयर वुड बी नो कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी के हाथ में कभी भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। और शेयर होल्डर्स के हाथ के अंदर ना, टिल द अमाउंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, टिल द टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, टिल द अमाउंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डीम डिविडेंड कंसिडर कर दिया जाएगा। 222C के अंदर, 222C के अंदर जितना भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स के हाथ के अंदर डीम डिविडेंड कंसिडर कर दिया जाएगा। अब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अलावा कुछ अमाउंट मिल गया, हो सकता है बताऊंगा, अगर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अलावा कुछ अमाउंट मिल गया तो भैया फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट, क्या, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स रिसीव माइनस डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। भैया यहाँ पे जो आपने डीम डिविडेंड कंसिडर कर लिया वो माइनस करो, तो जितना भी बच गया माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एग्जांपल के तौर पे समझो, सपोजिटली एक कंपनी है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है असेट्स की, 10 लाख की, फेयर मार्केट वैल्यू उन असेट्स की कितनी है, 15 लाख रुपए, रिजर्व्स एंड सरप्लस दैट इज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने, 6 लाख के, और शेयर होल्डर की जो कॉस्ट लगी वो कितनी लगे, 4 लाख की। ऑन ट्रांसफर कंपनी के लिए तो कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, ये तो क्लियर है, पर शेयर होल्डर्स के हाथ के अंदर टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डीम डिविडेंड दैट इज आईएफओएस के अंदर चले जाएगा 6 लाख, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या हो गया, डीम डिविडेंड। अब इसके बाद आते हैं सेकंड चीज, कैपिटल गेन हेड के अंदर क्या होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट दैट इज 15 लाख माइनस डीम डिविडेंड जो अभी कंसिडर कर दिया दैट इज 6 लाख, यहां पे आ गया ना, वो माइनस करेंगे, देयरफॉर 9 लाख बचा। 9 लाख में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपनी 4 लाख माइनस करी, तो भैया अपना शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म एज द पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या करना है, माइनस कर देंगे। क्लियर, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? अब आते हैं लास्ट चीज के ऊपर दैट इज सेट ऑफ लॉसेस। अपन ये मानो कैपिटल गेन जो है ना वो है अंबानी हेड, कैपिटल गेन क्या है, अंबानी हेड है। अब अंबानी फैमिली को कभी भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो अपन नॉर्मल पीपल उनकी हेल्प कर सकते हैं क्या, नहीं, पर अपन कभी भी नॉर्मल पीपल्स को हेल्प होती है तो अंबानी फैमिली क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है ना भाई। तो देयरफॉर अंबानी फैमिली के अंदर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को मानो आप अनिल भाई, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मानो आप मुकेश भाई। अब कभी भी अनिल अंबानी को दिक्कत हुई तो मुकेश अंबानी उसकी हेल्प कर सकता है, देयरफॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो किसी भी कैपिटल गेन के, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों कैपिटल गेन हेड से क्या हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो हमेशा किससे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। क्लियर है बच्चा? अब ये जो शॉर्ट समरी है ये आप लोगों के लिए है, प्लीज रीड इट, आप लोगों को 110% कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। अब एक वीडियो और आएगी कैपिटल गेन के ऊपर जिसके अंदर कि मैं
क्वेश्चन कराऊंगा ऑन द अमेंडमेंट जो लैंड एंड बिल्डिंग का आया है ना, इंडेक्सेशन वाला, उसका अमेंडमेंट कराऊंगा। अभी भी कोई भी क्वेरी है, feel free to connect me on my Telegram channel. Link is mentioned in the description, and you can also connect me on my mail ID. Till then, all the best. ढंग से पढ़ो, मजे करो, पढ़ फोकस लगाओ, and all the best. Do well in your exam. Bye.